खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 33 ए के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस सबक का उन्वान है कंप्यूटर के ज़रिए होने वाले काम। इस सबक में हम कंप्यूटर के ज़रिए होने वाले कामों को सीखेंगे, जानेंगे कि हम क्या-क्या तरीके से कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या-क्या अज्जा हैं कंप्यूटर के, हिस्से कौन-कौन से हैं और सॉफ्टवेयर किस तरह से कंप्यूटर्स में हमारे काम करते हैं और हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। सहाफ़ती असनाफ़ का हम मुताला कर रहे हैं। ये भी सहाफ़ती असनाफ़ है। कंप्यूटर को हम उर्दू ज़ुबान के लिए किस तरह से इस्तेमाल में ले सकते हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पर आपको सिखाई गई हैं, बताई गई हैं। तो शुरू करते हैं हम कंप्यूटर के इस्तेमाल करने के तरीके और उससे पहले कंप्यूटर वर्क का तारुफ। ये वही कंप्यूटर वर्क यानी कंप्यूटर पर किए जा सकने वाले काम। हम कंप्यूटर पर क्या-क्या काम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर बच्चों आज की दुनिया का बहुत ज़रूरी सामान है। कंप्यूटर के बगैर कोई भी काम हमारा आसानी से नहीं हो सकता। हर चीज़ के अंदर कंप्यूटर की दखल-अंदाज़ी है और कंप्यूटर अलग-अलग शक्लों के अंदर मौजूद है। हमारे हाथ में जो मोबाइल है, वो मोबाइल भी कंप्यूटर की ही एक शक्ल है और जो बड़ी-बड़ी मशीनें आप देखते हैं, सुपर कंप्यूटर्स देख रहे हैं, वो तो कंप्यूटर की शक्ल के अंदर हमारे बीच में मौजूद है ही। तो कंप्यूटर वर्क का तारुफ के कंप्यूटर वर्क कौन-कौन से और किस तरह से कंप्यूटर काम करता है, उनके हवालाजात से हम मालूमात हासिल करेंगे। पिछली क्लास का यहाँ पर आपका इशारा दिया गया है कि पिछली क्लास में आपने कंप्यूटर की तारीख, अहमियत और अफादियत, कंप्यूटर के प्रोग्रामों, अज्जा व आलात और सॉफ्टवेयर के बारे में मालूमात हासिल की थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसमें मेमोरी यानी याददाश्त महफूज होती है। कंप्यूटर के बारे में हम हमारी दर्जा 10 के अंदर पढ़ चुके हैं। 10वीं क्लास के अंदर आपने पढ़ा है कंप्यूटर के बारे में, सारे अज्जा के बारे में वहाँ पर बात की, सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम के बारे में वहाँ पर बात की। यहाँ पर एक बार वही चीज़ आपको फिर से याद दिलाते हुए और उसके बाद आगे की तरफ चल रहे हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जिसमें मेमोरी होती है और मेमोरी में हमारे किए हुए काम हिफाज़त से रहते हैं। हमारे किए हुए कामों का ये तहफ़्फ़ुज़ करता है। हम जब चाहें जब दोबारा उसको ले सकते हैं और अपने काम कर सकते हैं, तब्दीलियाँ कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं हमारे किए हुए कामों को, नए काम कर सकते हैं और उसको फिर से हम हमारे कंप्यूटर में महफूज़ कर लेते हैं। तो यही कंप्यूटर की ख़ास बात है कि कंप्यूटर में किए गए कामों को हम उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में आप बहुत सारे आदाद और हिदायत की फ़हरिस्त महफूज़ रख सकते हैं। आप हज़ारों किस्म की मालूमात उसकी मेमोरी में जमा कर सकते हैं। कंप्यूटर मुख्तलिफ हिदायत के तहत काम करता है और इन हिदायत को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर की मैंने बताया आपको ख़ास बात यह है कि उसमें मेमोरी होती है। हम जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, हिदायत कंप्यूटर को देते हैं, हमारे किए हुए कारनामे होते हैं, हमारे किए हुए काम होते हैं, बहुत सारी मालूमात होती है। वो तादाद के अंदर भी हो सकती है, आंकड़े कोई और हो सकते हैं, कुछ और चीज़ों के अंदर वो हमारी मालूमात हो सकती है। सारी की सारी मालूमात कंप्यूटर के अंदर सेव रहती है और उसके बाद हम उसको दोबारा से हासिल कर सकते हैं, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। कंप्यूटर पर काम करने के लिए कुछ हिदायत फिक्स कर दी गई हैं, कुछ चीज़ें, कुछ इंस्ट्रक्शन उसके लिए दिए गए हैं कंप्यूटर पर काम करने के लिए। वो इंस्ट्रक्शंस का सेट ही सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम क्या है? जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो हिदायत दी जाती है, उन हिदायत का एक मजमा, जहां पर बहुत सारी हिदायत जमा है और वो अपने दिए हुए कामों को अंजाम देती रहती हैं। वो हिदायत मिलके प्रोग्राम बनाती हैं। कंप्यूटर बरकी सनाई उसूल पर मुबनी है, यानी उसका जो काम है वो दो हिस्सों में तरकीब के साथ काम करता है और इलेक्ट्रॉनिक चीज के ऊपर ये, बिजली के ऊपर ये काम करता है। उसे जिफ्ती निज़ाम भी कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर की मशीनी जुबान कहलाती है और उसे कई तरीके से अदल बदल करके कई ऐसी जुबानें तैयार की जाती हैं जो हमारी जुबान और कंप्यूटर की जुबान में मुतरजिम का काम करती है। कंप्यूटर से हम अपनी जुबान में बात करते हैं, लेकिन कंप्यूटर हमारी जुबान में हमारी बातें नहीं सुनता है। कंप्यूटर हमारी बातें खुद की जुबान में सुनता है और वो जुबान हमारी जुबान से अलग होती है। हम जो देते हैं उसको इंस्ट्रक्शन, वो उसको हमारी जुबान में देते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन को जो कबूल करता है वो खुद की जुबान में कबूल करता है, खुद की जुबान में सेव करता है। और जब हम उसको हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शनों के बारे में वापस बात करते हैं तो वो फिर से अपनी मशीनी जुबान को इंसानी जुबान में तब्दील करके हमें अपने सेव किए हुए इंस्ट्रक्शन को बता देता है। तो कंप्यूटर की एक अलग जुबान होती है जिसे मशीनी जुबान कहा जाता है और मशीनी जुबान कई तरह से लिखी जाती है। इसके प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं मशीनी जुबान लिखने के। उन प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के जरिए मशीनी जुबान लिखी जाती है और उस मशीनी जुबान के अंदर ही हमारे प्रोग्राम बनते हैं। जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी उस मशीनी जुबान के अंदर ही
कोडों के जरिए, कोड होते हैं, मुख्तलिफ रम्स होते हैं छिपे हुए, उन कोड से वो प्रोग्राम हमारे तैयार होते हैं। अब यहां पर कुछ मशीनी जुबानों के मिसालें दी गई हैं। कंप्यूटर की मुख्तलिफ जुबानों में पास्कल, बेसिक फोर्टेन, विजुअल बेसिक, सी प्लस प्लस, सी, सी एडो वगैरह काफी मारूफ है। इसके अलावा जावा, पाइथन, ये भी अभी नए जमाने के अंदर राइज कंप्यूटर की जुबानें हैं, जिनके अंदर ये प्रोग्राम लिखे जाते हैं, यानी कंप्यूटर को काम करने के तरीके बताए जाते हैं। फिर उस जमान के अंदर जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, तब हमारा कंप्यूटर काम करना शुरू कर देता है। इनकी बुनियाद पर प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इन जबानों के जरिए ही हम प्रोग्राम बना सकते हैं। इन जबानों के जरिए ही हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। इसके बगैर हम कंप्यूटर से बात नहीं कर सकते। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शोबा या काम बचा हो जिसके लिए प्रोग्राम ना बनाया गया हो। उन प्रोग्रामों के जरिए बेक वक्त मुख्तलिफ कामों के अंजाम दिया जाता है। उन कामों को अंजाम देने वाले कंप्यूटर भी कई तरह के होते हैं। जहां जिस शोबे की जैसी जरूरत है, उसके लिए वैसा प्रोग्राम बना लिया जाता है। प्रोग्राम बनाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। जहां जैसी जरूरत है और जो ख्वाहिशात होती हैं, जो तवक्कुआत होती हैं, उनके मुताबिक वो अपने प्रोग्राम, अपने सॉफ्टवेयर बनाकर जो जरूरत वाला है, जो काम करने वाले हैं, उनको भेज देते हैं। उसके लिए वो फीस वगैरह जो भी है उनकी, वो ले लेते हैं। हर शोबे को इसकी जरूरत पड़ती है। बताया गया है यहां पर कि दुनिया का अब कोई भी ऐसा महकमा नहीं है, कोई ऐसा शोबा नहीं है कि जहां पर कंप्यूटर की जरूरत नहीं हो। और हर जगह अलग अलग जरूरत होती है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर की अलग तरह से जरूरत होगी, स्कूल में कंप्यूटर की अलग तरह से जरूरत होगी, और बैंकों में कंप्यूटर की जरूरत वो स्कूलों से और लाइब्रेरी से अलग होगी। तो उनकी जरूरत को पूरा तो कंप्यूटर ही कर रहा है, लेकिन उस कंप्यूटर में काम करने वाले प्रोग्राम बदल जाते हैं। बैंक को उसकी जरूरत के मुताबिक प्रोग्राम मिलेंगे जो फाइनेंस से मुतालिक कामों को अंजाम देंगे। स्कूल के रिकॉर्ड रखने और बच्चों को पढ़ाने से मुतालिक काम वाले सॉफ्टवेयर होंगे, वो उसी का काम देंगे। लाइब्रेरी में किताबों को मुनज़्ज़म करने के प्रोग्राम होंगे, वो उसी के मुताबिक अंजाम दिए जाएंगे, उसी के मुताबिक वो बनाए जाएंगे। तो जहां जैसी जरूरत होती है वैसा प्रोग्राम बना लिया जाता है, और बनाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं जो इन जुबानों के जरिए प्रोग्रामों के कोड लिखते हैं, जुबानों के कोड लिखते हैं और प्रोग्राम तैयार कर देते हैं। प्रोग्राम मैंने अभी आपको बताया कंप्यूटर को दी जाने वाली हिदायतों का मजमुआ है। सॉफ्टवेयर हिदायतों का मजमू होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। कई तरह के इंस्ट्रक्शन, कई तरह की हिदायत उस एक जगह पर जमा कर दी जाती हैं और बता दिया जाता है कि जो कमांड मिले उसके अकॉर्डिंग आपको फैसला लेना है, और कंप्यूटर फिर उस सॉफ्टवेयर के मुताबिक या प्रोग्राम के मुताबिक काम करते हैं। बुनियादी दस्तूर अमल। अब यहां पर कंप्यूटर के बेसिक बताए जा रहे हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। बुनियादी दस्तूर अमल ये कंप्यूटर का शुरुआती प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के बाद इसके अंदर दूसरे माहौलियाती प्रोग्राम डाले जाते हैं और फिर हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर शुरू होता है। कंप्यूटर एक मशीन है और उस मशीन को हमारा काम सीखने के लिए, हमारे दिए हुए काम को समझने के लिए हम सॉफ्टवेयर और अलग अलग प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बैंक की जरूरत के प्रोग्राम बैंक वाले डालेंगे, लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरियन डालेगा, स्कूल के लिए स्कूल वाले प्रोग्राम डालेंगे। लेकिन उस प्रोग्राम को कंप्यूटर तभी कबूल करेगा जब उसके अंदर एक बुनियादी प्रोग्राम होगा। वो बुनियादी प्रोग्राम से जुड़े हुए प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। जैसे एमएस डोस या विंडोज जो है, वो जो डोस जो है वो बुनियादी प्रोग्राम है। अब इसके अंदर माहौलियाती प्रोग्राम डाले जाते हैं और माहौलियाती प्रोग्राम के अंदर फिर सब टाइप के प्रोग्राम डाले जाते हैं, सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं जो अलग अलग कामों को अंजाम देते हैं। तो बुनियादी दस्तूर अमल, इसको हम सीखेंगे। इसके तहत सारे प्रोग्राम चलते हैं, यानी प्रोग्राम चलने के लिए एक जमीन मुहैया कराता है, कंप्यूटर की जमीन बना देता है। अब उसके ऊपर हम ये प्रोग्रामों को, दूसरे जो प्रोग्राम्स हैं, इनको चलाते हैं। अगर निजाम में कोई खराबी आ गई है तो ये उसका तदारुक भी बताएगा। तदारुक मतलब उसको सही करने का तरीका बताएगा। ये जो बुनियादी प्रोग्राम होता है, ये कंप्यूटर शुरू करते ही अपने आप खुद ब खुद शुरू हो जाता है, वहां पर कोई इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम लाइट कंप्यूटर में डालेंगे और उसका स्विच ऑन करेंगे, ये प्रोग्राम खुद शुरू हो जाएगा, और ये शुरू होने के बाद वो पूरी तरह से अपना, जिसको बूट कहते हैं, बूट चलाएगा वहां पर। अगर कोई दिक्कत आती है तो दिक्कत दूर करने का तरीका भी ये खुद ही बताएगा कि आप फला फंक्शन की दबा दीजिए, फला की को दबा दीजिए, तो आपका ये प्रोग्राम सही से चल जाएगा। और वो दूसरे जावी पेश करता है कि इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, आपके ये वायरस का अटैक हो रहा है, इसको आप दूर कीजिए। सारे इंस्ट्रक्शन ये हमें बता देता है। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए बुनियादी दस्तूरुल अमल जरूरी है। उसके बाद जो प्रोग्राम स्क्रीन पर जाहिर होता है
उसे माहौली प्रोग्राम कहते हैं, यानी एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। यहां पर हम देखें तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसके बाद ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हमारा आ रहा है जो ऑपरेट करेगा। अब ऑपरेटिंग के अंदर विंडोज 98, उबंटू, लाइनक्स वगैरह ये सॉफ्टवेयर अलग अलग आते हैं। तो इनको एनवायरमेंटल या माहौलियाती प्रोग्राम कहा जाता है। माहौली प्रोग्राम कई हैं, बिलफरज उसमें माहौली प्रोग्राम विंडोज 98 भरा हुआ है। तब उस प्रोग्राम के तहत सारे प्रोग्राम चलेंगे और उनकी अलामत भी स्क्रीन पर जाहिर होगा और अब ये इंतजार करेगा कि आप कौन सा प्रोग्राम खोलते हैं। तो जैसे ही हमने कंप्यूटर स्क्रीन खोली, सबसे पहले बुनियादी दस्तूरुल अमल हमारा रन करेगा, बूट वहां पर आएगा, प्रोग्राम जो सर्च है वो सर्च करेगा। उसके बाद अपने आप ही खुद ब खुद माहौलियाती प्रोग्राम शुरू होंगे, यानी अगर हमारा विंडोज 98 डला हुआ है तो वो विंडोज 98 शुरू हो जाएगा। हमारा विंडोज 10 डला हुआ है, विंडोज 10 शुरू हो जाएगा। कोई और हमारा प्रोग्राम है, लाइनक्स वगैरह है, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। उबंटू है हमारा, तो उबंटू हमारा शुरू हो जाएगा। अगर हम एप्पल का यूज कर रहे हैं तो वहां पर जो एप्पल के हैं मैक वगैरह वो शुरू हो जाएंगे। तो वो प्रोग्राम इसके माहौलियाती प्रोग्राम है, माहौलियाती प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर हमारा कंप्यूटर तैयार हो जाता है काम करने के लिए। अब हमने हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको स्टार्ट कर लिया, हमने एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को दूसरे को स्टार्ट कर लिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लिया। अब इसके बाद हमें उन सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती है जो हमारे काम के लिए मदद करेंगे, पर्सनल हमारे लिए अलग से बनाए गए हैं। जैसे मुझे पेंट का शौक है तो मैं पेंट के लिए पेंट का प्रोग्राम ओपन करूंगा, पेंट का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डालूंगा और उससे काम कर लूंगा। मुझे खतो किताबत करनी है तो मैं खतो किताबत के लिए MS वर्ड को डाउनलोड कर लूंगा और फिर मैं उसके अंदर काम करूंगा और वो विंडोज 98 के ऊपर काम करेंगे। मैं अगर किसी बैंक में काम कर रहा हूं, किसी क्लर्क के यहां पर काम कर रहा हूं, मुझे ऐसे काम करने हैं जहां पर डेटा इकट्ठा करना पड़ता है, जहां पर लिस्ट बनानी पड़ती है, बहुत सारे नाम लिखने पड़ते हैं, तो फिर मैं वहां पर एक्सेल के ऊपर काम करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करूंगा। तो फिर विंडोज 98 के जेर एक्सेल आता है, इसके जेर वर्ड आता है, इसके जेर पेंट आता है। वो सारे के सारे प्रोग्राम जो अलग से होंगे वो विंडोज 98 के माहौल के ऊपर काम करेंगे। इस तरह ये सारे काम एक खुदकार निजाम के तहत अमल में आते हैं और जिसकी बुनियाद दस्तूरुल अमल यानी बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर के अंदर आपके डला हुआ है। हमारे ज्यादातर IBM का बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और वो कंप्यूटर को हमारे ऑपरेट करता है, कहा जाता है, जो किसी भी साख्त के हर कंप्यूटर के लिए जरूरी है। ये 4 काम अंजाम देता है। अब बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम हर कंप्यूटर की जरूरत है, कोई भी कंप्यूटर बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर स्टार्ट नहीं होगा, वो शुरू नहीं होगा और वो खामियां बताता रहेगा, मशीन की तरह पुर्जे उसके रहेंगे, कोई काम का वो नहीं रहेगा। जब उसमें बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाएगा तो वो माहौलियाती सॉफ्टवेयर लेने के लिए तैयार होगा और उसके बाद आपके दूसरे जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उनको लेने के लिए तैयार होगा, काम करने के लिए तैयार होगा। अब बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के यहां पर 4 काम बताए हैं। पहला ये इंदराजी और इखराजी यानी इनपुट और आउटपुट निजाम को दुरुस्त करना और कायम रखना। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज इसी से कनेक्ट होती हैं और यहीं पर वो उनको संभालता है, किस तरह से काम करना है नहीं करना, वो सारे इंस्ट्रक्शन उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को यहीं से मिलते हैं। अंदरूनी और खारजी याददाश्त के निजामों को दुरुस्त करना, रैम और रोम को ठीक करना, हार्ड डिस्क को ठीक करना, फाइलों के इंतजाम को दुरुस्त करना, फाइलें किस तरह से सेव की गई हैं, वो सही ढंग से सेव है या नहीं है, कोई खामियां उसके अंदर नहीं आए। जॉब वर्क के निजाम को दुरुस्त करना, उन फाइलों के अंदर जो काम किया गया है वो काम जैसा है जिस अंदाज में उसी अंदाज में मौजूद रहे, कोई तब्दीलियां खुद निजाम की बदौलत वहां पर नहीं हो, ये ख्याल सारा का सारा बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कंप्यूटर को बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं लेकिन उन्हें किसी न किसी मायार के मुताबिक बनाया जाता है, जैसे एप्सी, ASC, सेकंड, IBM वगैरह। ये कंप्यूटर के मेयार होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं। इन प्लेटफॉर्म के ऊपर कंप्यूटर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है। मैंने अभी बताया आपको, जो हम बेसिक कंप्यूटर यूज करते हैं हमारे घरों के ऊपर, हमारे ऑफिसों के अंदर जो लैपटॉप वगैरह होता है, ज्यादातर IBM सिस्टम के ऊपर, IBM प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं। इस तरह प्रोग्राम भी इन्हीं मेयार के मुताबिक बनाया जाता है। अब फिर जो प्रोग्राम बनेंगे वो IBM सिस्टम के ऊपर काम करने वाले ही बनेंगे। अगर किसने ASCII यूज कर रखा है, सेकंड यूज कर रखा है, तो वो ASCII वाले सिस्टम के बनेंगे, उसी की चीज के ऊपर बढ़ेंगे। लेकिन अब बहुत ज्यादा मशहूर IBM हो गया है, तो सारे प्रोग्राम, सारे सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए जाते हैं जो IBM प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सकें।
इसमें डोज नामी बुनियादी दस्तूरुल अमल भरा हुआ है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने आईबीएम मयार के मुताबिक बनाया गया है। मैंने अभी बताया जो ज्यादातर कंप्यूटर होते हैं वो आईबीएम प्लेटफॉर्म के ऊपर बनते हैं। मयार का मतलब यहां पर आप प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। तो आईबीएम मयार के मुताबिक बनाया है, और आईबीएम मयार के मुताबिक बनाया हुआ प्रोग्राम जो हम यूज करते हैं विंडोज के कंप्यूटर्स के अंदर, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, उस प्रोग्राम का नाम डोज है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे कंप्यूटर को चलने वाला बनाता है, हमारे कंप्यूटर को काम करने के लिए तैयार करता है। अब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कई वर्जन आ चुके हैं। जैसे जैसे वक्त निकलता है ये अपडेट होते रहते हैं। पुरानी चीजें जो खराब हैं, नाकाम हैं और किसी काम की नहीं है, उनको यहां से सॉफ्टवेयर से डिलीट कर दिया जाता है और नई चीजें उनके अंदर जोड़ दी जाती हैं। तो ये तरमीम चलती रहती है, वक्त के साथ चलती रहती है। तो पहले डोज 1 आया, फिर उसके अंदर कुछ तरमीम हुई तो डोज 2 आया, फिर डोज 3 आया, डोज 4 आया, डोज 5 आया, डोज 6 आया। ये अलग अलग वक्त के साथ बदलते रहते हैं। साल 6 महीने के अंदर नया प्रोग्राम आता है। इसको हम अपडेटेड वर्जन कहते हैं, नया वर्जन कहते हैं। नए वर्जन के अंदर पुराने वर्जन की खामियां नहीं होती और नई चीजें कुछ और इजाद होती हैं तो वो भी जुड़ जाती हैं। तो मयार के तदरीज अफजाइश शुदा प्रोग्राम में जिनकी बुनियाद एक ही है, लेकिन उनमें मजीद सहूलियतें पैदा की गई हैं। यानी जो प्लेटफॉर्म है वो तो इनका आईबीएम ही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे ये अपडेटेड होते जाते हैं। तो अफजाइश मतलब तदरीज होना, और अफजाइश होना यानी अपडेट होना, नई चीजें उसमें जुड़ते चले जाना। यहां पर कंप्यूटर में इस तरह से प्रोग्राम, और सभी प्रोग्रामों में यही होता है, जैसे जैसे वक्त निकलता है उसका न्यू वर्जन, अपडेटेड वर्जन आता रहता है। इसी तरह दीगर कंपनियों के दस्तूरुल अमल हैं। यूनिक्स जो बेल लैबोरेटरीज का बना हुआ है। अब ये से हमने डोज के बारे में पढ़ा कि हमारा कंप्यूटर डोज सिस्टम के ऊपर काम करता है, आईबीएम के ऊपर काम करता है प्लेटफॉर्म पे। ऐसे ही अलग अलग सिस्टम है जो अलग अलग कंप्यूटर के अंदर अलग अलग कंपनियों के बनाए गए हैं। जैसी जरूरत होती है, जिसको जो पसंद आता है वो अपने कंप्यूटर के अंदर वो सिस्टम, वो चीज डलवा सकता है। यूनिक्स नाम का एक ऑपरेटिंग माहौलियाती दस्तूरुल अमल है यूनिक्स, और ये बनाया कंपनी का नाम है बेल लैबोरेटरीज। फिर है वेनिक्स, ये वेंचर कॉम इंक का बनाया गया है, venture.com है, वेंचर कॉम बोलते हैं इसको, वेंचर कॉम इंक का बनाया हुआ है। वैक्स ये डिजिटल इक्विपमेंट का बनाया हुआ है, यहां पर स्कोपमेंट लिखा हुआ है, डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी है, उस कंपनी का बनाया हुआ डिजिटल स्कोप है, ये वैक्स है। फिर इसके बाद PCIX ये IBM का बनाया हुआ है। CPIM ये डिजिटल रिसर्च का बनाया हुआ है। DEC ये भी डिजिटल स्कोप में इक्विपमेंट का बनाया गया है। ये कुछ नाम है दस्तूरुल अमल के, जिनको आपको लिख लेना है, याद करने की कोशिश करनी है। टाइपिंग के मुख्तलिफ प्रोग्राम। अब हम टाइपिंग की तरफ आएंगे। कंप्यूटर हमारा किस तरह से काम करता है, हमारे लिए क्या जरूरत है। एक स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर की सबसे बड़ी जरूरत है कि वहां पर वो अपना होमवर्क कर सकता है, और दूसरी डिटेल अपनी उसके अंदर भर सकता है, लिख सकता है, खतो किताबत कर सकता है। कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनेट वाला मामला है वो अभी आज का थोड़ा अलग है। जहां पर हम सर्च कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम उसको अलग एक बार अलहदा रख दें, तो सिर्फ हम टाइपिंग के बारे में यहां पर बात करें। टाइपिंग के जरिए हम अपने आप को दूसरों से आगे कर सकते हैं। तो टाइपिंग की यहां पर मुख्तलिफ प्रोग्राम दिखाए गए हैं। डोज का मतलब है कंप्यूटर कुछ हिदायत के जेर असर काम करने के लायक हो गया है। डोज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, लगा हुआ है, और आपका कंप्यूटर अब काम करने के लायक है, लेकिन अभी काम नहीं कर रहा है। काम करने के लायक हो गया लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो काम कैसे करेगा? तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 98, लाइनेक्स वगैरह, ये उबंटू वगैरह, ये इंस्टॉल किए जाएंगे। जब ये इंस्टॉल कर लेंगे तब भी लगेगा कि आपका कंप्यूटर काम कर रहा है, लेकिन अभी काम करने के लायक नहीं होगा। उसके अंदर फिर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड करना पड़ेगा। अब आपको टाइप करना है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कई प्रोग्राम्स का सेट है, मजमुआ है, बहुत सारे प्रोग्राम है इसके अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, और वो जैसी जैसी जरूरत होती है वैसे वैसे कामों को अंजाम देता है। हमें टाइप करना है तो हम क्या करेंगे? हमारे कंप्यूटर के अंदर डोज है, हम उसके अंदर विंडोज इंस्टॉल करवाएंगे, उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड करेंगे या डाउनलोड कराएंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड को ओपन करेंगे, तब हम टाइपिंग कर सकते हैं। उस जगह पे हमारी टाइपिंग मुकम्मल होगी। अगर उससे कोई काम लेना है तब उसको इस काम से मुतालिक हिदायत फराहम करनी होगी। डोज के लिए विंडोज का इस्तेमाल किया जाता है, और कार मफूजा यानी जॉब वर्क के लिए वर्ड नामी प्रोग्राम का कंप्यूटर में डालना होगा।
मुख्तसर यूं कहा जा सकता है कि कंप्यूटर की मेमोरी में दर्ज झेल चीजें होनी चाहिए। डोज, ये प्रोग्राम यानी एक बुनियादी दस्तूरुल अमल है, यानी डोज के साथ तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा, कंप्यूटर हमारा शुरू हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर काम कैसे करेगा? जब उसमें विंडोज और एमएस ऑफिस होगा। तो विंडोज यानी एक माहौलियाती प्रोग्राम। अब इसके बाद एप्लीकेशंस यानी एमएस ऑफिस हमारी होगी, तो फिर हम वहां पर काम कर सकेंगे। अब एमएस ऑफिस के अंदर ही आता है वर्ड। वर्ड यानी एक खास काम करने वाला प्रोग्राम जो विंडोज के माहौल में काम अंजाम दे सकता है, और इसके तहत खत, दस्तावेज, किताबें, रिपोर्टें में जदवल के टाइप किया जा सकता है। जदवल यानी फहरिस्त वगैरह हम बना सकते हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर ये काम होता है, और एमएस वर्ड आता है एमएस ऑफिस के साथ। और एमएस ऑफिस किसके ऊपर काम करेगा? विंडोज के माहौल के ऊपर। पूरा सीक्वेंस आपको बना लेना है, पूरी लाइन आपको बना लेनी है और उसको आपको याद रखनी है। इसके बाद चौथा है एनिमेशन प्रोग्राम, जिससे आप कार्टून वगैरह बनाकर खत या दस्तावेज में शामिल कर सकते हैं। और अगर कंप्यूटर कासिदा काम भी लिया जाता है, तब अपने खत या दस्तावेज टेलनेट या फासलाती निज़ाम कंप्यूटर के प्रोग्रामों से, जैसे ईमेल, इंटरनेट एक्सप्लोरर से काम लेना पड़ेगा। अगर आप एनिमेशन बनाना चाहते हैं, तो आप एनिमेशन जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर है, कोई स्पेशल आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, और या फिर आप पावर पॉइंट के अंदर अपना एनिमेशन बना लें, वहां पर आपका काम हो जाएगा। अगर आप किसी से राब्ता करना चाहते हैं, तो ईमेल के जरिए राब्ता कर सकते हैं, टेलनेट के जरिए कर सकते हैं, और या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर के जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह राब्ता कायम कर सकते हैं। दुनिया भर की चीजों को हम देख सकते हैं। हर तरह के काम अंजाम देने के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए जाते हैं। जैसे तिजारती इदारों के हिसाब से किताब के लिए टेली प्रोग्राम, फोटो या वीडियो के तहज के लिए फोटो फिनिश प्रोग्राम, बैंकों से मुतालिक इंस्टेंट टेलोज, तफरी तवे के लिए अददी म्यूजिक, वीडियो क्लिपिंग या म्यूजिक के लिए या सिनेमा के लिए सीडी देखने के लिए मुतालिक प्रोग्राम, यानी जो भी जरूरत हो वैसा प्रोग्राम हम डाउनलोड कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। जैसी जरूरत होती है, यहां पर दे रखा है, हर तरह के काम अंजाम देने के लिए अलग-अलग प्रोग्राम बनाए जाते हैं। हम हमारा फोटो एडिट करते हैं, तो फोटो एडिटर होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं अलग अलग नाम से, मैं यहाँ नाम लेना नहीं चाहता, आपको खुद को पता है कि फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से आते हैं। ऐसे ही वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। बैंक की जरूरत है तो बैंक के अलग तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, वो अलग तरह से काम करते हैं। कोई फिल्म बनानी हो तो फिल्म बनाने के लिए, कोई वीडियो बनाने के लिए अलग तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। बच्चों को पढ़ाना हो तो पढ़ाने के लिए अलग तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। कोई और ऐसा कारनामा हो, कोई साइंस रिसर्च वगैरह हो, तो उसके लिए अलग से उसी तरह के सॉफ्टवेयर होंगे और उसी तरह के काम करेंगे। तो जैसी जरूरत होती है वैसे सॉफ्टवेयर बना दिए जाते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, मिसालें दी गई हैं। आप कोशिश करें कि आप खुद अपने स्तर पर ये मिसालें तैयार कर लें। इसके और 2-3 एग्जाम्पल आप खुद लिख लें। एमएस ऑफिस, अब मैंने आपको बताया कि विंडोज आपके कंप्यूटर के अंदर है। अब आपको टाइपिंग वगैरह करना है, आपको लिस्ट वगैरह बनानी है, आपको पेंट वगैरह करना है, आपको कुछ एक्सेस से मुतालिक डेटा स्टोर करना है, या फिर आपको एनिमेशन वगैरह बनाना है, तो फिर आप एक सूट डाउनलोड कर लें, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस एक ग्रुप है सॉफ्टवेयर्स का, इसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। ये सब एमएस ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा और भी कई सॉफ्टवेयर आते हैं जो अलग अलग कामों के अंदर कामों को अंजाम दे सकते हैं। तो एमएस ऑफिस एक बहुत जरूरी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का सेट है। इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे, इसको हम स्वीट कहते हैं। इस सूट के अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर्स हमें लाइन बाय लाइन मिल जाते हैं और सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें दफ्तर के मुतालिक हर काम का प्रोग्राम शामिल किया गया है जो मुख्तलिफ काम अंजाम दे सकता है। एमएस ऑफिस में शामिल प्रोग्राम दर्जा झेल हैं। यहाँ पर कुछ प्रोग्राम दिए गए हैं और इसके अलावा और भी कई प्रोग्राम हैं जो एमएस ऑफिस के अंदर शामिल हैं। जितनी हमारी जरूरत है, जितना हमारा यहाँ पर हमारा निसाब इजाजत देता है, उतने प्रोग्राम हमारी यहाँ पर किताब में दिए गए हैं, हम उन्हीं का मुताला करेंगे। बाकी आप अपने कंप्यूटर के अंदर एमएस ऑफिस का प्रोग्राम, माई प्रोग्राम के अंदर जाएं और एमएस ऑफिस सर्च करें। एमएस ऑफिस को आप देखेंगे तो पूरी की पूरी लिस्ट इन प्रोग्रामों के साथ ये तो आएंगे ही, इसके अलावा और भी प्रोग्राम आपको एमएस ऑफिस के अंदर मिल जाएंगे और सारे जरूरी है, सारे अच्छे हैं। अब कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो एमएस ऑफिस आपके कंप्यूटर के अंदर होना जरूरी है। तो पहला है एमएस वर्ड जो टाइपिंग वगैरह के काम आता है। एमएस एक्सेल जो लिस्ट वगैरह बनाने के, टोटल वगैरह लगाने के लिए काम आता है। यहाँ पर आप जोड़ बाकी घटाओ आसानी से कर सकते हैं और जो बड़ी से बड़ी लिस्ट है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। पावर पॉइंट
ये एनिमेशन वगैरह के काम आता है। प्रेजेंटेशन देना हो तो पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाई जाती हैं, इनके ऊपर बनाई जाती हैं। कवर बनाना हो आपको किसी बुक का, किसी चीज का, तो वो भी आप पावर पॉइंट के ऊपर बना सकते हैं, क्योंकि सेट यहाँ पर बहुत सारे पहले से दिए गए होते हैं। शेड्यूल, ये आपकी याददाश्त में बढ़ोतरी करता है। आप अपने काम का जो 1 महीने आगे होने वाला है और आप हो सकता है भूल जाएं, आप उस चीज को शेड्यूल के अंदर ऐड कर दें, तो फिर वो शेड्यूल जैसे ही तारीख आएगी उससे पहले आपको याद दिला देगा कि फला तारीख को फला वक्त के ऊपर आपको इस मीटिंग के अंदर हिस्सा लेना है। तो शेड्यूल आपको याद दिलाने के लिए एमएस शेड्यूल वहां पर मौजूद है। फिर है एमएस एक्सेस, डेटाबेस का प्रोग्राम है ये। आपका बहुत बड़ा डेटा आपको एक जगह जमा करना है और कई तरह की डिटेल उसके अंदर मौजूद है और बहुत सारे लोगों की डिटेल एक साथ लेनी है, तो फिर एमएस एक्सेस वहां पर काम आता है। ये स्कूलों के बच्चों का रिकॉर्ड रखने के लिए एमएस एक्सेस बहुत आसानी करता है, बहुत आसानी से वहां पर डेटा स्टोर किया जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसके डेटा को अपडेट भी किया जा सकता है, साल के साल उसको रिफ्रेश कर लें। आइए हर एक के बारे में कुछ वाकफियत हासिल करें। अब मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा इसको बता दिया इनके बारे में, प्रोग्रामों के बारे में, यहाँ पर तफसील से कुछ दिया गया है, इसको भी हम पढ़ लेंगे। पहला है एमएस वर्ड। प्रोग्राम के ऊपर जाएंगे, माई ऑफिस के अंदर जाएंगे, एमएस ऑफिस के अंदर जाएंगे और उसके अंदर एमएस वर्ड आपको लिखा हुआ देगा। यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। इसका जो मेन काम है वो खतो किताबत है, टाइपिंग के ये काम आता है। ये एक अंग्रेजी में टाइपिंग का प्रोग्राम है। इसमें आप अपने खतूत, याददाश्तें, रिपोर्ट या किताबें और दस्तावेज वगैरह टाइप कर सकते हैं। अंग्रेजी टाइपिंग प्रोग्राम है, लेकिन आप अपनी जरूरत के मुताबिक जुबान बदल सकते हैं। आप चाहें तो हिंदी में भी इसमें टाइप कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें उर्दू में भी टाइप कर सकते हैं, या कोई और जुबान आप इसके अंदर एमएस वर्ड में टाइप करना चाहते हैं तो एमएस वर्ड के अंदर बआसानी आप टाइप कर सकते हैं। दस्तावेज वगैरह, किताबें वगैरह आप यहाँ पर आपकी लिख सकते हैं। उसमें यह भी गुंजाइश है कि उसके तहत मतन से मुतालिक तस्वीर, नक्शे, जदवल और सिनेमा की तरह वीडियो क्लिपिंग भी महफूज की जा सकती है और ईमेल के जरिए दुनिया में कहीं भी भेजी जा सकती है। तो एमएस वर्ड के अंदर आप अपनी जुबान को टाइप तो कर सकते हैं, किताबें, रिपोर्ट, दस्तावेज वगैरह, खत वगैरह लिख सकते हैं। साथ ही ये सहूलियत भी देता है आपको कि आप उन किताबों के अंदर अपनी तस्वीर भी दे सकते हैं, कोई नक्शा भी शामिल कर सकते हैं, वीडियो क्लिपिंग भी वहां पर सेव कर सकते हैं और उसको किसी दूसरे के साथ ईमेल के जरिए शेयर भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत फायदेमंद प्रोग्राम है और टाइपिंग वगैरह का ज्यादातर काम इसी प्रोग्राम में होता है। नक्शे वगैरह इसमें आसानी से सेट हो सकते हैं, हम इंटरनेट से इसको डाउनलोड कर लें और इसके अंदर हम एमएस वर्ड के अंदर उसको शामिल कर सकते हैं हमारे प्रोग्रामों के साथ। वीडियो भी, म्यूजिक भी, सिर्फ हम चाहें कि वहां पर हम म्यूजिक लेना चाहते हैं, सिर्फ ऑडियो ही हम लेना चाहते हैं, तो ऑडियो भी हम यहाँ पर इसके अंदर सेव कर सकते हैं। जो डिजिटल फॉर्मेट में हमारी सेव होगी, जहां पर ईमेल पर जाएगी, वो हमारी ऑडियो को पढ़ने के साथ सुन भी सकता है। एमएस एक्सेस, इसके तहत लोगों के पते और कवाइफ, ताजिराना रिकॉर्ड, कीमतों की फहरिस्त, दावतनामे, मार्कशीट, शिनाख्ती कार्ड वगैरह जैसे काम बहुत ही कम वक्त में तैयार किए जा सकते हैं। जहां पर डेटाबेस तैयार करना हो, बहुत सारे लोगों की डिटेल एक साथ फीड करनी हो और एक साल उसका आउटपुट लेना हो, वहां पर एमएस एक्सेस काम आता है। टाइपिंग के लिए आपको देखना है कि अगर सिर्फ हमें टाइप करनी है चीजें, सिर्फ लिखना है और लिखना है, तो फिर वो काम एमएस वर्ड में होगा। लेकिन हमें लिखने के साथ उस डिटेल को बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ प्रिंट भी करनी है और उसमें अलग अलग शख्सों की डिटेल आएगी, तो फिर वो काम एमएस एक्सेस में आप आसानी से कर सकते हैं। उनका रिकॉर्ड रखा जा सकता है और मुतालिका लोगों को उन्हें अरसाल किया जा सकता है। हर साल इस प्रोग्राम को अपडेट किया जा सकता है। इस तरह के प्रोग्राम को डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। डेटाबेस के और भी प्रोग्राम है, तो आप और प्रोग्रामों के नाम भी लिखने की कोशिश करें। अब आते हैं हम पावर पॉइंट की तरफ। एमएस पावर पॉइंट, सारे प्रोग्राम में एमएस जो है माइक्रोसॉफ्ट की निशानदेही करता है। वो प्रोग्राम जिसमें फाइलों के सर्वर, दावतनामे, बैलेंस शीट के कोरे डिजाइन, नुमाइशी स्लाइडें, फिल्में वगैरह बनाई जाती हैं। एनिमेशन वगैरह भी इसके अंदर बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे वीडियो, छोटी रील्स, ये एमएस पावर पॉइंट के जरिए बना सकते हैं। एक्सेल, ये वो प्रोग्राम है जिसमें बही खाते, खरीदारी और फरोख्त का हिसाब किताब, बैलेंस शीट, चार्ट, जदवल वगैरह बनाया जा सकता है। जहां पर टोटल वगैरह करना हो, आपको रिकॉर्ड रखना हो, चीजों को सिस्टमेटिक अंदाज के अंदर उसको सेट करना हो, लिस्ट बाय लिस्ट चीजों को शामिल करना हो, तो फिर एमएस एक्सेल वहां पर काम करता है। ऐसे छोटे मोटे सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल के ऊपर भी बनाए जा सकते हैं जो अदद व शुमार से मुतालिक चीजों को करते हैं। एमएस शेड्यूल, इसमें कारखाने की बिक्री या माल बनवाने का निजाम, औकात रखा जाता है।
रेलवे या हवाई जहाज के टिकटों की एडवांस बुकिंग इन जैसे ही सॉफ्टवेयर, इन जैसे ही प्रोग्रामों में महीनों पहले रख दी जाती है। तो ये शेड्यूल हमारा शेड्यूल तय करते हैं, हमारे आने वाले वक्त को तय करते हैं कि किस काम को किस तरह से हमें करना है। कंप्यूटर के जरिए बातचीत, बातचीत कैसे होती है? कम्युनिकेशन। उस वक्त जब मैंने बताया था आपको पहले भी, ये किताब 24 साल पहले की किताब है। सन 2000 में ये किताब शाये हुई थी और उसके बाद इसमें तरमीम नहीं की गई है। तो ये जो सबक है लगभग 20 साल पुराना मान लो आप, इसमें ईमेल के बारे में बता रखा है। आजकल तो चैट के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, बहुत सारे तरीके आ गए हैं कि हम जिससे एक दूसरे से राब्ता कायम कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और आज तो वीडियो कॉलिंग के जरिए हम रूबरू देख सकते हैं, चाहे हमसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ शख्स है, हम वीडियो कॉलिंग से उसको अपने करीब देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं जैसे हमारे सामने बैठा हुआ है। जब ये किताब शाये हुई थी तो उस वक्त ईमेल आम था। ईमेल के जरिए एक दूसरे से हम कनेक्ट करते थे, राब्ता करते थे। मोबाइल फोन तो थे ही, लेकिन यहां पर बातचीत चैटिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि चैटिंग कैसे होती थी। तो चैटिंग या बातचीत ईमेल के जरिए होती थी। और कैसे होती थी ईमेल के जरिए? कि दोनों शख्स, ईमेल हासिल करने वाला और ईमेल भेजने वाला, एक वक्त पर कंप्यूटर के ऊपर बैठ जाएं और जब वो कंप्यूटर के ऊपर चीजें शेयर करेंगे, चीजें लिखेंगे, तो उनको रूबरू नजर आएगी, हाथों हाथ नजर आएगी। उससे ऐसा माहौल बनेगा कि आमने सामने बैठे हुए चैटिंग कर रहे हैं, एक साथ बैठे हुए चैटिंग कर रहे हैं। तो कंप्यूटर के जरिए बातचीत, ये फासिलाती कंप्यूटिंग के जरिए होता है। आप अपने घर पर बैठकर दूसरे कंप्यूटर या अपने ही कंप्यूटर की फाइल देख सकते हैं। अब इसमें चैटिंग से पहले एक चीज और आपको बताई गई है, दूर रखे हुए कंप्यूटर या दूसरे शहर में मौजूद कंप्यूटर की फाइल्स को देखना, दूसरे कंप्यूटर के रिकॉर्ड को देखना, समझ लेना उसको, उसमें फेरबदल करना, उसके अंदर कुछ सुधार करना हो वो करना। लेकिन कंप्यूटर हमारे पास नहीं है, वो कंप्यूटर किसी दूसरे शहर के अंदर मौजूद है। मान लीजिए कि मैं जयपुर में हूं और दिल्ली के अंदर मेरा दूसरा कंप्यूटर रखा हुआ है। अब मुझे अभी जरूरत पड़ी है कि उस कंप्यूटर के अंदर से कोई रिकॉर्ड, कोई फाइल मुझे देखना है। वो कंप्यूटर मेरे पास नहीं है, वो तो दिल्ली रखा हुआ है, मैं कैसे देखूंगा? तो कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं कि दिल्ली में जो कंप्यूटर है उसमें भी वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जयपुर में जो कंप्यूटर है मेरे पास उसमें भी वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके एक पासवर्ड होते हैं। वो पासवर्ड के जरिए मैं दिल्ली में रखे हुए कंप्यूटर को जयपुर में रखे हुए कंप्यूटर के ऊपर एक्सेस कर सकता हूं। वहां वो उस कंप्यूटर की स्क्रीन आ जाएगी और उस कंप्यूटर के ऊपर जो काम हो रहा है वो वहीं होगा, लेकिन वो नजर सारा का सारा मुझे यहां आएगा। उस कंप्यूटर पर मौजूद फाइलों को मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड कर सकता हूं, देख सकता हूं, एडिट कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं, कुछ और चीज उसमें करना चाहूं तो वो कर सकता हूं। तो एनीडेस्क, एनीशेयर और ऐसे और कई हैं, डेस्क कंप्यूटर व्यूअर, डेस्क व्यूअर नाम से कई सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर अपनी चीजों को देख सकते हैं और उसमें तरमीम वगैरह कर सकते हैं। तो उसमें तब्दीली कर सकते हैं अगर उसकी गुंजाइश उस कंप्यूटर में हो तो। गुंजाइश का मतलब है यहां पर मंजूरी मिलना, यानी दिल्ली में जो कंप्यूटर है वो भी मेरा ही कंप्यूटर है और यहां जयपुर में जो कंप्यूटर है वही मेरा कंप्यूटर है। लेकिन अगर दिल्ली में किसी और का कंप्यूटर होता तो वो तब मुमकिन होता जब वो मुझे मंजूरी देगा। जो दिल्ली में शख्स बैठा हुआ है उसका कंप्यूटर में इस्तेमाल करना चाहूं तो वो जब तक मुझे मंजूरी नहीं देगा तब तक मैं उसका कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब वो मुझे मंजूरी देगा, मुझे एक्सेस देगा, तभी मैं उसके कंप्यूटर को इस्तेमाल कर पाऊंगा। अपने हिसाब की वो कीमती आलात इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम नहीं खरीद सकते, जैसे कि ताबे, मोडेम वगैरह। अब ये कनेक्टिविटी के लिए हमारे को कंट्रोलर चाहिए, हमारे को मोडेम चाहिए, जिससे हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सके, आपस में जोड़ सकें। ये टेली मवासलात सैयारा यानी टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सैटेलाइट सैयारे को कहते हैं। सैयारा है जो आसमान में हमारे उड़ता रहता है, जमीन के चक्कर काटता रहता है और जमीन से वो निजाम बातचीत का बनाए रखता है, कंट्रोल बनाए रखता है। तो टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट के वसीले से मुमकिन हो पा रहा है। जमीन के चारों तरफ एक मसनवी सैयारा मुस्तकिल चक्कर लगा रहा है और वो जो सैयारा चक्कर लगा रहा है, वो जो उसके चक्कर लगाने की वजह से ही हम एक शख्स से दूसरे शख्स तक कम्युनिकेशन का तार बना पाते हैं, यानी दूर बैठे हुए शख्स से हम बातचीत कर पाते हैं। उसकी वजह वो सैयारा ही, वो सैटेलाइट है। सैटेलाइट से ही हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम सेट होता है। हम लोग हर खित्ते में एक बड़े डिश एंटीना के जरिए अपने पैगामात भेजते हैं और वसूल करते हैं। हम इस निज़ाम तक टेलीफोन या छोटे डिश एंटीना के जरिए पहुंचते हैं जो हमारे कंप्यूटर से एक आला मोडेम के साथ जुड़ा होता है। मोडेम एक छोटा सा आला होता है, छोटी सी मशीन होती है जो कंप्यूटर के साथ जुड़ी रहती है। मोडेम क्या करता है? मोडेम हमारे कंप्यूटर की जुबान को बिजली की जुबान में तब्दील करता है
और बिजली की जुबान को हमारे कंप्यूटर के अंदर तब्दील करता है। तो मॉडेम का काम यह है कि हमने कंप्यूटर के अंदर कोई मैसेज टाइप किया, अब इस मैसेज को हमें अमेरिका में भेजना है, अमेरिका में भेजे हुए दूसरे शख्स के पास भेजना है। तो हमारा कंप्यूटर में हमने टाइप किया और उसके ऊपर हमने सेंड का बटन क्लिक किया। हमारे कंप्यूटर से वो चीज निकलकर डिजिटल संकेत मॉडेम तक जाएंगे। अब मॉडेम उनको एनालॉग में बदल देगा, बिजली की तरंगों में बदल देगा, और हम कंप्यूटर से मॉडेम, अब मॉडेम उसको कहां करेगा, सैटेलाइट पर भेजेगा। और सैटेलाइट जो सैयारा भी बताया था, इसके बारे में बात किया था, वो सैटेलाइट उसको अमेरिका के अंदर रखे हुए मॉडेम तक उस चीज को पहुंचाएगा, उस मैसेज को पहुंचाएगा, और अमेरिका में उस शख्स का मॉडेम उसके कंप्यूटर के अंदर वो चीजें बदलकर तरंगे जो मैंने बताई थी अभी आपको, एनालॉग से डिजिटल में फिर से बदल देगा, और डिजिटल सिग्नल को उसका कंप्यूटर पढ़ लेगा और उसको हमारा पैगाम महसूल हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। तो मॉडेम प्रोग्रामों की अदला बदली करता है, पैगामों की अदला बदली करता है। ये मॉडेम हमारे टाइप के किए हुए मतन, आवाज और मंजर वगैरह को अददी तरंगों में तब्दील कर देता है, और बाहर से आए हुए अददी तरंगों में आए हुए पैगामात को मतन या आवाज या मंजर में तब्दील करता है, जो हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। मॉडेम का काम ही यही होता है, डिजिटल को एनालॉग में बदलना और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में बदलना। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल सिग्नल की बात को समझता है, डिजिटल सिग्नल को मानता है, लेकिन जो सैटेलाइट होता है वो एनालॉग सिग्नल को मानता है। तो फिर हम अगर हमारे कंप्यूटर से सीधे सैटेलाइट को सिग्नल देंगे तो वो डिजिटल जाएंगे और वो पहचानेगा नहीं, वो हमारा सिग्नल काम नहीं करेगा। इसलिए सैटेलाइट और कंप्यूटर के बीच में मॉडेम रखा जाता है। वो मॉडेम दोनों की बातचीत को दोनों तरफ समझाता है। वो इस तरह से समझ सकते हैं कि हम कोई जबान को जिस तरह से गाइड होता है और जबान दूसरी बोलकर समझाता है, उसी तरह वो गाइड का काम करता है कि हमारा कंप्यूटर डिजिटल लैंग्वेज बोल रहा है, वो डिजिटल लैंग्वेज में उसको मॉडेम को सिग्नल देगा, और मॉडेम वो हमारे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल के सैटेलाइट को देगा। अब जो रिसीवर है, जहां पर ये तो है सेंडर, यहां से सिग्नल भेजे जा रहे हैं। अब एक दूसरा मॉडेम होता है एंड के ऊपर, जो वो सिग्नल हासिल कर रहा है। तो वो सैटेलाइट से दिए हुए पते पर सिग्नल जाएंगे और दिए हुए पते पर मौजूद मॉडेम उसको एनालॉग सिग्नल को लेगा और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तब्दील करके कंप्यूटर के ऊपर दे देगा, और कंप्यूटर के ऊपर हम आसानी से हमारे सिग्नल पढ़ पाएंगे। तो जो भेजता है उसे हम सेंडर कहते हैं, भेजने वाला, और जो रिसीव करने वाला होता है उसको हम हासिल करने वाला कहते हैं। हम जो भी पैगामात भेजते हैं वो एक कंप्यूटर में जाकर जमा हो जाते हैं। जाहिर है वो जहां जमा होंगे वो कोई जगह तो होगी जिसका कोई पता होगा, कि अगर कोई शख्स उस पते को जानता होगा तब उन पैगामात को उस पते पर देख सकता है। अब हम पैगाम कैसे भेजते हैं? हम पैगाम ईमेल आईडी से भेजते हैं। ईमेल आईडी के जरिए पैगामों को भेजाने की यहाँ पर बात हो रही है। अब मैंने यहाँ से अपने एड्रेस से आपकी ईमेल आईडी के ऊपर कोई प्रोग्राम भेजा, तो अगर आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड कोई भी जानता हो वो मेरे भेजे हुए मैसेज देख सकता है। लेकिन अगर आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड सिर्फ आपके पास ही है तो आप मेरे भेजे हुए प्रोग्रामों को सिर्फ आप खुद ही देख सकेंगे, मेरे भेजे हुए मैसेज को आप खुद ही देख सकते हैं। तो यहां पर दिया गया है कि हम जो प्रोग्राम भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, जिसको भी हम भेजेंगे वो उसकी सर्वर के ऊपर जाकर सेव हो जाएगा, उसके पावर पॉइंट के ऊपर जाकर सेव हो जाएगा। और जब भी वो उसको ओपन करेगा, ओपन करने के बाद वो अपना पासवर्ड डालेगा, अपना आईडी डालेगा, तो वो चीज वहां पर वो मैसेज हमारे देख सकता है। अब यहां पर मिसाल दी गई है, एक बार इसको देख लें, इसको आप आसानी से और समझ जाएंगे। अब फरहान की बात ही लीजिए, उनका इंटरनेट का पता है farhan@yahoo.com। ये किसी फरहान नाम के शख्स का इंटरनेट का आईडी दी गई है, ईमेल आईडी दी गई है। और इसी तरह साजिद का पता भी दिया गया है, sajidfarhan@india.com। ये इस तरह से इंटरनेट एड्रेस, ईमेल एड्रेस लिखे जाते हैं। ये सर्वर का नाम होता है, और सर्वर को देने के बाद उसका मवासिलाती निज़ाम सेट करने का तरीका होता है, किस तरह सेट होता है, और शुरू में अपना नाम वगैरह उसके अंदर शामिल होते हैं। तो ये ईमेल आईडी हो गई। आजकल जीमेल बहुत पॉपुलर है, हम जीमेल के ऊपर हमारी ईमेल आईडी बना लेते हैं। तो जीमेल के अलावा भी सर्वर होते हैं, राजस्थान के नाम से भी सर्वर है, इंडिया के नाम से सर्वर है, कई कंपनियां होती हैं, बैंक होते हैं, एसबीआई बैंक है वो अपना खुद का सर्वर बनाता है, तो यहाँ पर sbi.com या .in.gov जो भी है वो वहां पर सर्वर का नाम आएगा। तो ये दो ईमेल एड्रेस हो गए, एक फरहान का और एक साजिद का। दोनों एक दूसरे के पते पर पैगाम भेजते हैं। फरहान साजिद के मेल करता है और साजिद फरहान के एड्रेस पर मेल करता है। अगर इत्तेफाक से इन दोनों के जरिए बेक वक्त अमल हो रहा हो तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं।
अब एक ही वक्त दोनों मैसेज भेजें तो एक को मैसेज जाएगा और एक को मैसेज हासिल होगा, तो ऐसा लगेगा कि वो साथ बैठे हुए चैटिंग कर रहे हैं। चैटिंग यही होती है। चैटिंग का मतलब ये है कि आमने सामने बैठकर, आमने सामने नहीं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर आमने सामने बैठकर, कि फरहान किसी और शहर में अपने कंप्यूटर पर बैठा हुआ है, साजिद किसी और शहर में अपने कंप्यूटर पर बैठा हुआ है। तो इस तरह से वो कंप्यूटर के ऊपर आमने सामने आ जाएंगे और मैसेज भेजेंगे, तो ऐसा लगेगा कि दोनों चैटिंग कर रहे हैं। तो चैटिंग उसी को कहते हैं कि हाथों हाथ मैसेज जाए और हाथों हाथ उसका जवाब आए। लेकिन अगर हाथों हाथ जवाब नहीं आए तो फिर वो नॉर्मल मैसेज होते हैं, फिर वो चैटिंग नहीं होगी। चैटिंग का मतलब होता है बातचीत। फर्ज कीजिए फरहान कोई पैगाम साजिद के नाम लिखना चाहता है, तब वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के खाली खाने में अपना नाम पता टाइप करेंगे और सेंड पर क्लिक करके अपना पता तलाश करने की हिदायत देंगे। देखो, सर्वर, यहां पता कहा गया है सर्वर को, और ईमेल भेजने का तरीका यहां पर आपको समझाया गया है। ईमेल कैसे भेजते हैं? सबसे पहले हमारा ईमेल का एक सर्वर होता है जो हमारी ईमेल को कंट्रोल करता है, किस तरह से भेजी जानी है, किस तरह से हासिल की जानी है। हमें पहले हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी जिसके ऊपर इंटरनेट हम सर्च कर सकते हैं चीजें, उसको आपको ओपन करना है। चाहे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर कई कंपनी के आते हैं, चाहे आप मोजिला का ओपन करें, चाहे आप गूगल को क्रोम को ओपन करें, चाहे आप याहू को ओपन करें, चाहे आप बिंग को या माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करें, जिसको चाहे आप उसको प्रोग्राम के लिए अपने ओपन कर लें। ये प्रोग्राम क्या है? ये इंटरनेट एक्सप्लोरर कहलाते हैं सारे के सारे। तो आपने मान लो कि गूगल क्रोम ओपन कर लिया। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद अब आप, क्योंकि फरहान की आईडी याहू पर बनी हुई है, आप याहू लिखेंगे और याहू सर्च करेंगे। याहू का पेज ओपन हो जाएगा, सामने आ जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे, आपका पेज खुल जाएगा। इस पेज के साइड के अंदर स्क्रीन आपको नजर आएगी, जहां पर आप अपना एड्रेस और आप वहां पर अपना नीचे अपना पासवर्ड डालेंगे। वो एड्रेस जो है वो आपकी आईडी है, और नीचे आप डालेंगे अपना पासवर्ड जो आपका सेट किया हुआ डालेंगे। जैसे ही आप आपकी आईडी और पासवर्ड डालेंगे, आपकी स्क्रीन ओपन हो जाएगी और उसके बाद आपका मेल खुल जाएगा, मेल बॉक्स खुल जाएगा। वहां पर आपको जो हासिल हुई मेल है वो भी नजर आएंगी और आपकी भेजी हुई मेल भी आपको नजर आएंगी। अगर आप और मेल भेजना चाहते हैं तो आप कंपोज के बटन पर क्लिक करें और एड्रेस डालें जिसको मेल घेरनी है, और वो एड्रेस आप मेल डाल दें। अगर आपका एड्रेस सही हुआ तो मेल आपकी चली जाएगी, और अगर एड्रेस सही नहीं आया तो एड्रेस नॉट फाउंड आपका वहां पर लिखा हुआ आएगा, यानी आपका एड्रेस मेल का गलत है। इस तरह से हम मेल को भेज भी सकते हैं और मेल को देख भी सकते हैं। देखने के लिए भी हमें हमारी मेल आईडी पता होनी चाहिए, हमारा पासवर्ड पता होना चाहिए। अगर हमारे पास हमारा मेल आईडी और पासवर्ड है तो हम किसी भी कंप्यूटर के ऊपर अपनी मेल चेक कर सकते हैं, वरना कोई भी आपकी मेल आईडी नहीं चेक कर सकता। बहुत सिक्योर कह सकते हैं हम इसको, बहुत सिक्योर है, कोई भी इसके अंदर छेड़खानी या गलत चीजें नहीं ऐड कर सकता। अब सरसरी तौर पर इसको देख ले कि खाली खाने में अपना नाम पता टाइप करेंगे और सेंड पर क्लिक करेंगे, अपना पता तलाश करने की हिदायत देगा। थोड़ी ही देर में याहू का सफा निकल आएगा। अब उसमें 2 खाने खाली होंगे, एक ही में उन्हें अपना पता टाइप करना होगा और दूसरे खाने में अपना खुफिया रम्ज यानी अपना पासवर्ड, जो सिर्फ वही जानते हैं, टाइप करना होगा। और जैसे ही आप अपनी आईडी और पासवर्ड डालेंगे, आपकी स्क्रीन खुल जाएगी। इस खुफिया रम्ज के बगैर या उसमें गलती होने पर फरहान की जगह नहीं खुलेगी, यानी जो आपकी आईडी है वो ओपन नहीं होगी और आपका जो ब्लॉक है वो बंद का बंद ही रहेगा। सही पासवर्ड, सही आईडी होना जरूरी है। अगर उनका पता और उनका खुफिया रम्ज सही तौर पर टाइप हो गए तो फिर फरहान की जगह का सफा खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें अपना पैगाम साजिद के नाम लिखकर उस पर साजिद का पता sajidfarhan@india.com लिख कर उसे भेजने की, यानी फरहान के सफे पर सेंड पर क्लिक करेंगे। अपना जो भी मैसेज है उस बॉक्स के अंदर टाइप कर दें। कोई फोटो वगैरह, कोई वीडियो वगैरह भेजना चाहते हैं, उसको हम अटैचमेंट के जरिए अटैच कर दें और उसके बाद हम सेंड कर दें एड्रेस डालकर, तो वो वहां पर उस जगह पर फरहान की आईडी पर हमारी मेल पहुंच जाएगी। अब साजिद का पता सही टाइप हुआ हो तो जरा सी देर में फरहान के सफे पर पैगाम वारिद हो जाएगा कि पैगाम पहुंचा दिया गया है, और अगर गलत हुआ तो एड्रेस नॉट फाउंड लिखा हुआ आपके पैगाम आ जाएगा। आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के ऊपर भी, उसके पेज के ऊपर भी इसी तरह से मेल कर सकते हैं, राब्ता कायम कर सकते हैं। तो यहाँ पर NIOS के ऊपर भी आप राब्ता कायम कर सकते हैं, और RSOS के ऊपर भी, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की वेबसाइट के ऊपर भी मेल आईडी दी गई है। वहां पर भी अगर आप कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं। तो ये मेल करने का तरीका हमने सीखा कि किस तरह से हम ईमेल के जरिए एक दूसरे से राब्ता कायम कर सकते हैं। कंप्यूटर का तरीका इस्तेमाल, कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करना है, स्टार्ट करने से लेकर और आगे तक आपको समझाई गई हैं चीजें।
यानी वर्ड का हम पेज ओपन कर रहे हैं, टाइप करना है हमें। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कंप्यूटर सीवीटी और बिजली से जुड़ा हुआ है कि और उसके बटन खुले हुए हों। सीवीटी, ये सीवीटी जो है आप समझ सकते हैं कि आपका स्टेबलाइजर है। स्टेबलाइजर या यूपीएस जो पावर को कंट्रोल करता है, तेज पावर तेज वोल्टेज आने के ऊपर हमारे कंप्यूटर को ये बचाव करेगा, हिफाजत करेगा, कंप्यूटर जले नहीं, फूके नहीं। तो सीवीटी हमारा होना जरूरी है। तो मॉनिटर में बिजली जल बुझ रही है या नहीं, ये चेक कर लेंगे हम। अगर नहीं तो पहले ऑन करें, फिर मॉनिटर का स्विच दबाएं। जब दोनों चालू हो जाएं, नीचे लगा हुआ सीपीयू का बटन दबाएं। तो यहां पर स्टार्ट करने के तरीके आपको बताए गए हैं कि आप चेक कर लें कि आपके कंप्यूटर में बिजली आ रही है, नहीं आ रही, और उसके बाद आप सीपीयू और मॉनिटर का स्विच ऑन करें। और उन सब में हरे रंग का बल्ब जलने का मतलब है कि ये काम कर रहे हैं। सीपीयू का बटन दबाते ही कंप्यूटर काम करना शुरू कर देता है। सीपीयू ही हमारे कंप्यूटर की मेन जो कंपोनेंट है, उसी के जरिए हमारा कंप्यूटर काम करता है। जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, जो भी एक्सेस वगैरह होते हैं, सारी चीजें प्रोसेस वो सीपीयू के अंदर ही होते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहले कंप्यूटर से मुतालिक इत्तलात स्क्रीन पर नजर आई हैं, जो कुछ वक्फे में गायब हो जाएंगी, और अगर कंप्यूटर में कुछ नुक्स होगा तब उसका पैगाम स्क्रीन पर आ जाएगा और साथ ही उसको सही करने का तरीका भी आ जाएगा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बूटिंग सर्विस शुरू हो जाएगी, बूट शुरू हो जाएगा, हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, कंपोनेंट चेक करेगा, हार्ड डिस्क वगैरह चेक करेगा, और कोई उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो उनको सबको हार्डवेयर को चेक करेगा, और चेक करते करते वो उनको ओके करता जाएगा। अगर कोई खराबी है किसी चीज के अंदर, कंप्यूटर में कोई कमी है, तो वो कमी भी बता देगा और कमी दूर करने का तरीका भी आपको बता देगा। दीगर सूरत में विंडोज के तमाम इत्तलाती मंजर आ जाते हैं। आखिर में विंडोज का मंजर ठहर जाता है, जिस पर मुख्तलिफ अलामात दिखाई दे रहे हैं, जिनके नीचे उनका नाम भी लिखा होता है। फिर वहां पर स्क्रीन के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर आपको अलामात नजर आती हैं, तरह तरह की सॉफ्टवेयर से निशान नजर आते हैं। आपको जो स्टार्ट करना है, जो ओपन करना है, उसके ऊपर डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करके फिर ओपन की विंडो आप ओपन कर लें, तो आप उससे अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। माउस हिलाने चलाने पर स्क्रीन पर पीकान पीकान यानी जो माउस कर्सर है वो हिलने लगता है, साथ में हरकत के साथ हिलता नजर आएगा। उसकी अलामत पर दायां बटन दबाएं। बटन दबाते ही एक मेनू वारिद हो जाएगा, जिसमें हरे लाइन के ऊपर मुख्तलिफ अहकामात लिखे हुए होते हैं। जो माउस है उसका जो बायां बटन होता है, वो बायां बटन आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए होता है, और जो दायां बटन होता है, जो आपकी दाईं साइड होता है, वो बटन आपको कोई फाइल वगैरह, मेन्यू वगैरह को ओपन करने के लिए होता है, और सिलेक्ट के लिए आपको बाएं साइड वाले बटन का इस्तेमाल करना है। आप पीकान को ओपन पर लाएं और उसकी पट्टी काली हो जाएगी और हुरूफ सफेद पड़ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि यह हुक्म मुंतखब यानी सिलेक्ट हो गया है। जैसे ही आप राइट बटन का बटन दबाकर माउस का और क्लिक करेंगे और ओपन पे लाएंगे, क्लिक करेंगे, तो वो मध्यम पड़ जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, और उसके अक्षर जो है वो व्हाइट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपके इंस्ट्रक्शन को इसने कबूल कर लिया है और ये आपके दिए हुए है काम को करने के लिए अब तैयार है। और जिसको आपने ओपन किया है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। यहां पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया गया है, तो फिर वर्ड ओपन हो जाएगा। अब आप माउस का बायां बटन दबाइए और उसके दबाते ही आप देखेंगे कि उस स्क्रीन पर मुख्तलिफ मंजर आ जा रहे हैं, और आखिर में ये मंजर ठहर चुका है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दरीचा है और उसमें टाइप किया जा सकता है। विंडो खुल जाएगी। विंडो इसकी दरीचे को कहा गया है कि उस दरीचे के अंदर आप वहां पर फिर अपनी चीजें जो भी आप टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद आप अपनी चीजों को सेव भी कर सकते हैं जो आपने किया है। कुछ इब्तदाई बातें ध्यान में रखना जरूरी है। अब एमएस वर्ड पे आप काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको क्या ख्याल रखना है, किस तरह से काम करना है, वो यहाँ पर दिखाया गया है, तफसील के साथ बताया गया है। सबसे ऊपर एक माकूस पट्टी होती है और उसमें जमीन काली और हुरूफ सफेद होते हैं। ये ऊपर ही ऊपर की जो आपको पट्टी नजर आती है सबसे ऊपर, उस पट्टी के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर क्लोज के, मिनिमाइज के और मैक्सिमाइज के बटन नजर आते हैं। उसके कोने पर एमएस वर्ड लिखा है और साथ में न्यू फाइल भी। उसके दूसरी तरफ तीन मर्जे, उसको लोह उन्वान यानी टाइटल बार कहते हैं। और तीन मुरज्जे जो हैं, तीन बटन होते हैं, जो एक मिनिमाइज का होता है, एक मैक्सिमाइज का होता है, और एक बटन जो है आपका क्लोज का होता है। ये तीन बटन नजर आते हैं और फाइल आपको नजर आती है। जो प्रोग्राम खोला है आपको, उस प्रोग्राम का नाम आता है आपको, तो टाइटल बार है, ऊपर से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम इस फाइल में काम कर लेते हैं तो उस फाइल को किसी नाम के तहत महफूज कर लेते हैं। उस वक्त वो नाम जिसके तहत ये फाइल महफूज की गई है एमएस वर्ड के बराबर में आ जाता है। यानी शुरुआत में जो ऊपरी तरफ आपको एमएस वर्ड नजर आया था, अभी आपको यहाँ पर
यानी शुरुआत में आपको जो MS वर्ड नजर आया था, यहां पर आप उस MS वर्ड के आगे आप फाइल का नाम भी देखेंगे आगे। उससे पहले आपको फाइल का नाम नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आपने जब अपना काम कर लिया और फाइल को सेव कर लिया है, तो सेव करने के बाद आपको आगे फाइल का नाम भी नजर आएगा। इन तीनों मरबों में पीकान लाकर बायां बटन दबाने से फाइल बंद हो जाएगी, मगर बंद होने से पहले यह सवाल वारिद होगा कि इस फाइल को महफूज कर रहे हैं या नहीं। जो मैंने अभी आपको बटन बताया, क्लोज का बटन जब आप दबाओगे तो ये आपकी फाइल को क्लोज कर देगा, लेकिन क्लोज करने से आपके पूछेगा कि क्या आप फाइल को सेव करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आप कहेंगे कि हाँ मैं फाइल को सेव करना चाहता हूं, तो फिर एक और विंडो ओपन होगी और उस विंडो में आप अपनी फाइल का नाम दबाएंगे, नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद आप फाइल को सेव कर देंगे। अगर आप सेव नहीं करना चाहते तो आप नो पर क्लिक करेंगे और नो पर क्लिक करते ही आपकी विंडोज वो वहां पर बंद हो जाएगी और आपका किया हुआ सारा काम वहां पर खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आप उस काम को का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, महफूज करना चाहते हैं, तो सेव के बटन का आप खास ख्याल रखें। जब भी काम करें, सेव के बटन के ऊपर आप क्लिक करते रहें और बाएं बटन से ही आपको क्लिक करना है। तो डाउन पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर फैला हुआ विंडोज सिकुड़कर छोटा हो जाता है। तो यहां पर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वाले बटन है। 3 बटन मैंने आपको बताए थे। एक क्लोज का है जिसके बारे में अभी हमने देखा, एक बटन मैक्सिमाइज का है और एक बटन मिनिमाइज का है। तो जब आप ये मैक्सिमाइज वाले बटन में दबाएंगे तो आपकी जो फुल स्क्रीन चल रही है वो फुल स्क्रीन थोड़ी छोटी हो जाएगी, और अगर छोटी चल रही है तो वो बड़ी हो जाएगी। यानी मैक्सिमाइज को ये पूरी स्क्रीन से आधी स्क्रीन के ऊपर लेकर आता है, और अगर आधी स्क्रीन पे है तो उसको पूरी स्क्रीन पे लेकर आता है। और जो मिनिमाइज का बटन है, ये मिनिमाइज का बटन आपकी फाइल को बिल्कुल छोटा करके एक कोने के अंदर लाकर जमा कर देता है, छोटे से कोने के अंदर, और आपकी स्क्रीन को, कंप्यूटर की स्क्रीन को, डेस्कटॉप को खाली कर देता है, जहां पर आप कोई और प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, किसी और प्रोग्राम के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो विंडो बिल्कुल सिकुड़कर स्क्रीन के सबसे निचले हिस्से में एक छोटी पट्टी की तरह आ जाएगी। इस तरह यहां पर आके आपकी विंडोज, आपकी फाइल सेव हो जाएगी और उसके बाद आप वहां पर काम करते हैं। और अगर आप दोबारा इसी फाइल पर काम करना चाहते हैं तो दोबारा यहां पर इस फाइल पर क्लिक करोगे तो ये फाइल आपकी मिनिमाइज से ही वापस मैक्सिमाइज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और उसके ऊपर आप फिर आसानी से काम कर सकते हैं। नीचे की पट्टी मेन्यू बार कहलाती है और इस पर दर्जा झेल अल्फाज लिखे हुए होते हैं। ये जो आपको पट्टी नजर आ रही है, ये टाइटल बार के बाद की पट्टी है। सबसे ऊपर जो होती है वो टाइटल बार, और टाइटल बार के बाद मेन्यू बार आती है। यहां पर इस मेन्यू बार में मेन्यू होते हैं अलग अलग, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, जैसी जरूरत हो वैसे काम हम इसके जरिए कर सकते हैं। तो उस पर दर्जा झेल अल्फाज लिखे हैं जिन पर पिकान करके क्लिक करने पर एक फहरिस्त अमूर या मेन्यू निकलती है, जिसमें कई अमूर लिखे होते हैं। जिससे अम्र पर पिकान लाकर क्लिक करें, उस अम्र का या उस काम करने का अमल शुरू हो जाएगा। जैसे हमें नई फाइल खोलनी हो तो हम पहले फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी हमारे यहाँ पर, जहां फाइल, ओपन, सेव एज वगैरह, यहाँ पर प्रिंट वगैरह के ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे। जिस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, हमने मान लो ओपन किया, तो ओपन का काम करना शुरू हो जाएगा और इस फोल्डर में हमारी जितनी भी फाइलें हैं वो हमें अलग स्क्रीन पर ओपन के अंदर दिखने लग जाएंगी। अगर हमने न्यू के ऊपर क्लिक किया है तो हमारी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। यहीं पर क्लोज का बटन भी है, अगर हमने क्लोज किया है तो हमें वहां से क्लोज करने की जरूरत नहीं है, हमारी फाइल यहीं से क्लोज हो जाएगी। तो हो सकता है किसी काम के लिए मजीद इस्तिफसार निकल पड़े जिन पर अमल करने से काम मुकम्मल हो सके। तो ये अल्फाज ये हैं जो आपको दिखाए गए हैं। अब इस्तिफसार मतलब यानी मजीद विंडो निकल के आ जाए और एक्स्ट्रा विंडो। जैसे हमने यहाँ पर ओपन पे क्लिक करा, फाइल पे क्लिक करा, और यहाँ पर फाइल में हमारे फाइल, न्यू फाइल, ओपन वगैरह के हमें नाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमने ओपन पे क्लिक करा तो फिर एक बड़ी सारी विंडो ओपन की यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर ही आ जाएगी, जहां पर कई फाइलों के नाम रहेंगे, उनकी लोकेशन रहेगी और उनके बारे में पूरी डिटेल रहेगी। हम अब उसको चेक करते, किसी भी फाइल को हम वहां से ओपन कर सकते हैं, तो वो फाइल अब इस स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगी। इस तरह से हम हमारे कंप्यूटर के जरिए इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब मिसाल के लिए अगर हम फाइल पर लाकर, पीकान को लाकर यानी कर्सर को लाकर क्लिक करते हैं, तब उसमें दर्जा झेल फहरिस्त नमूदार होगी। जो मैंने अभी आपको बताया फहरिस्त, जहां पर न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, क्लोज, ऐसे कई ऑप्शन वहां पर रहेंगे। तो उसमें अलामत न्यू पर क्लिक करने पर एक नए दस्तावेज का सफा निकल आता है। यही काम तख्ता कलीद पर कंट्रोल कलीदों को एक साथ दबाने से भी यही काम अमल में आता है।
कीबोर्ड के ऊपर भी हम शॉर्टकट कीज होती हैं, उन कीज के जरिए भी ये काम कर सकते हैं। तो यहां पर हमें फाइल खोला, फाइल के अंदर न्यू का ऑप्शन आया, हमने न्यू पर क्लिक करा तो एक नई फाइल हमारी ओपन हो गई, बिल्कुल ताजा, कोई काम उसके ऊपर मौजूद नहीं है, हम उस पर नए सिरे से काम कर सकते हैं। अब यहां पर शॉर्ट बता रखा है कि कंट्रोल की दबाकर कंट्रोल प्लस एन अगर हम दबाएं, कंट्रोल की और प्लस एन दबा लेंगे हम, तो एक नया पेज, नया सफा हमारा खुल जाएगा। तो सारे कामों के लिए शॉर्टकट कीज होती हैं जो कंट्रोल और डिलीट और शिफ्ट से काम करती हैं, उन कीज के जरिए हम हमारे तख्ते से, तख्ता कलीद से, कीबोर्ड से इन कामों को अंजाम दे सकते हैं जो हम माउस से दे रहे हैं। दूसरी अलामत, ओपन पर क्लिक करने से मौजूदा फाइलों के अलावा पिछली फाइलों के नाम की फहरिस्त निकल आती है, जिसमें जिस भी फाइल को मुंतखब करें और फिर ओपन पर क्लिक करेंगे तो वही फाइल स्क्रीन पर मौजूद हो जाती है। तो हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो नई फाइल बन जाएगी, ओपन पर क्लिक करें तो मैंने बताया, जो पहले बताया था, अभी एक लिस्ट निकल जाएगी, उस लिस्ट के अंदर सारी फाइलों के नाम रहेंगे, जो भी फाइल आप खोलना चाहो वो वहां से आप खोल सकते हो और वो स्क्रीन पर फैल जाएगी, स्क्रीन पर आ जाएगी। तीसरी अलामत, क्लोज पर क्लिक करने से मौजूदा दस्तावेज बंद हो जाएगी और इसी तरह से नीचे के अहकामात अंजाम दिए जा सकते हैं। इसी तरह से प्रिंट लिया जा सकता है, इसी तरह से सेव, इसी तरह से सेव एज, और भी कई काम वहां पर होते हैं, वो सारे के सारे हम इसी तरीके से कर सकते हैं। दो बातों का हमें ख्याल रखना है, जो अल्फाज साफ और शफाफ फहरिस्तों पर नजर आते हैं, आप सिर्फ वही काम अंजाम दे सकते हैं। जो अल्फाज मुहिम या धुंधले नजर आते हैं उस वक्त अंजाम नहीं दिए जा सकते। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको स्क्रीन बनाई कि ये नई स्क्रीन खुली है, ये वाली जो ऊपर बनाई गई है। अब जो नई स्क्रीन ऊपर आ गई तो इस नई स्क्रीन पे तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे की स्क्रीन ये नजर आ रही है, इसके लफ्ज धुंधले हो जाएंगे, इसके ऊपर हम काम नहीं कर सकते। हम कहाँ काम करेंगे? जो ताजा ऊपर की स्क्रीन खुली हुई है और पीछे के लफ्ज धुंधले हो जाते हैं, उसके ऊपर हम काम नहीं कर सकते। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, जो सामने ऊपर, सबसे ऊपर स्क्रीन नजर आ रही है, उसी के ऊपर आप काम कर सकते हैं। अलामत के सामने कलीदों के नाम हरूफ तहज्जी के लिखे हैं, वो अहकामात उन कलीदों और हरूफ तहज्जी के कलीदों को एक साथ दबाकर अंजाम दिए जा सकते हैं। जैसे हम ओपन कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस सी हम करके हम ओपन कर सकते हैं। कोई लफ्ज हमने लिख दिए हैं अक्षरों को, अब हमें बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी करके, तो कंट्रोल के साथ उसके अहकामात के लिखे हुए सामने अक्षर लिखे होते हैं, उनसे हम उन हरफ से इसको हम अपने कामों को अंजाम दे सकते हैं। तो शॉर्ट कीज वो बनती हैं, शॉर्ट कीज का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तख्ता कलीद, किसी भी हर्फ के कलीद को दबाएं, आप देखेंगे जबकि वो उस अमूमी खत के पीछे आ गया है जिसे कर्सर कहते हैं। अब यहाँ पर टाइपिंग की शुरुआत कर रहे हैं हम, हमारी टाइपिंग की विंडो ओपन हो गई है, नया पेज हमने ले लिया है, अब उसको हम टाइप कर रहे हैं। तो जैसे ही हम कुछ लिखते हैं, वहां पर कोई हरफ दबाते हैं, मान लो हमने ए दबाया, तो ए दबाते ही हमें एक कर्सर नजर आता है, ऐसा आई के जैसा बना हुआ, और ये झिलमिलाता रहता है, ब्लिंकिंग करता रहता है ये कर्सर। तो ये कर्सर जैसे ही हमने ए टाइप किया तो ये आगे चला जाएगा और ए इसके पीछे आ जाएगा। अब हमने कुछ और टाइप किया तो यहाँ पर अगला टाइप हो जाएगा और कर्सर आगे चला जाएगा। ये कर्सर आगे से आगे बढ़ता रहता है, तो इसे कर्सर कहते हैं जो ब्लिंक कर रहा है। इस तरह जब भी आप किसी हरूफ को कलीद दबाएंगे, वो फौरन उसके सर की जगह वारिद हो जाएगा और उस कर्सर आगे बढ़ जाएगा। और अगर स्पेस की जगह वाली कलीद दबाई जाएगी तब कर्सर एक हर्फ की जगह खाली छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। अगर हम स्पेस दबाएंगे तो ये जगह खाली छोड़ देगा और ये आगे वाली जगह के ऊपर आ जाएगा, यानी कर्सर टाइपिंग के साथ आगे बढ़ता रहता है। डिलीट दबाएंगे तो वापस पीछे चला जाएगा। टैब दबाएंगे, जो टैब का बटन हमारे कीबोर्ड के ऊपर है, टैब बटन क्या करता है? 2-3 छलांगे एक साथ लगा लेता है। जो स्पेस एक छलांग लगाता है स्पेस से, और टैब से 2 या 3 छलांग एक साथ लग जाती है, आसानी से आगे पहुंच जाता है। तो ये 2-3 हरूफ की जगह छोड़कर कर्सर आगे बढ़ जाएगा। कब? जब हम टैब दबाएंगे। टैब भी एक की का नाम है जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर, तख्ता कलीद के ऊपर मौजूद है। मतलब ये कि इस कर्सर से ये पता चलेगा कि अगला हरूफ कहां आएगा, और स्पेस और टैब की कलीद में बतदरीज फिक्रों में जगह छोड़ने पर, या पैराग्राफों की जगह छोड़ने के काम आती है। स्पेस के जरिए आप बीच बीच में जितनी जगह छोड़नी है, जो जुमला बना दिया उसके बाद स्पेस देना है तो आप स्पेस देते हुए काम कर सकते हैं। गलत हरूफ हो जाए तो आप बैक स्पेस दबा सकते हैं। बैक स्पेस जो पीछे की तरफ जाता है, बड़ा बटन होता है, तीर का निशान इसके ऊपर बना रहता है, ये बैक स्पेस का बटन है जो कीबोर्ड के ऊपर है, हमारे दाईं तरफ होता है ये, इसके जरिए हम कर सकते हैं। या फिर उन लफ्ज को सिलेक्ट करके हम डिलीट के जरिए भी उसको बंद कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो कर्सर पीछे चला जाएगा जब हम बैक स्पेस लगाएंगे और वो हरूफ मिटते चले जाएंगे। गलत हिज्जे अगर हमने लिख दी है तो उसके नीचे सुर्ख लाइन बन जाती है। अब यहाँ पर एक फंक्शन और है
स्पेल चेकर, वहां पर स्पेलिंग और ग्रामर की चेकिंग होती है। अगर आप कोई गलतियां कर रहे हैं तो आपके गलत लिखे हुए लफ्जों की स्पेलिंग के नीचे एरर आ जाता है, रेड लाइन आ जाती है। वो रेड लाइन आपको बता रही है कि आपके लिखी हुई लफ्ज की स्पेलिंग गलत है। तो वो कैसे सही होगी? वो भी ऑटोमेटिक सही हो जाती है। मान लो आपने कोई लफ्ज लिखा, यहां पर ये क्लिक लिखा और इसके नीचे रेड लाइन आ गई ऐसे लहराती हुई, तो आप इस क्लिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही जो क्लिक है वो भी लिखा हुआ आएगा और उसकी सही इमला है वो भी लिखी हुई आएगी, सही हिज्जे लिखी हुई आएगी। आप सही वाली पे क्लिक करें और सही वाली गलत की जगह ऑटोमेटिक ले लेगी, खुद ब खुद ले लेगी। तो माउस को हिलाकर कर्सर को गलत हरूफ के बीच में लाकर क्लिक करने पर दुरुस्त किया जा सकता है। अब यहां एक एग्जांपल दिया है कि मान लो आपने न्यू डिलीट लिख दिया और आप लिखना चाहते थे न्यू डिलीट, सही है न्यू डिलीट, और आपने न्यू डेल्टे लिख दिया है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप लिखेंगे आप इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, लाल लाइन आ जाएगी ऐसी लहराती हुई। तो लाल लाइन क्या कह रही है? लाल लाइन ये कह रही है कि आपकी स्पेलिंग गलत है, आपने गलत स्पेलिंग यहां पर लिख दी है। तो आप क्या करेंगे, अपना माउस लेकर जाएंगे और उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, यहां पर कर्सर रख देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट निकल कर आएगी इसी के ऊपर, यहां पर। तो ऊपर तो उसके ये लिखा रहेगा, लेकिन अंदर उसके जो सही स्पेलिंग है न्यू डिलीट वो भी लिखी आएगी, और भी कई स्पेलिंग आएगी, कई तरह के ग्रामर की गलतियां होंगी तो वो भी बता देगा। आप उसमें सही जगह पे क्लिक करोगे, करते ही उस सही जगह पर आकर जो असल जगह लिखी थी उस जगह पर ही जाकर सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो ये स्पेल और ग्रामर चेक का ऑप्शन आता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी। जब हम टाइप करते हैं तो गलतियों पे हमारी तवज्जो नहीं रहती, पता नहीं रहता कहाँ गलती आ गई, लेकिन कंप्यूटर उसको चेक करता रहता है और गलती के आने पर हमें आगाह भी कर देता है कि आपने गलती कर दी, और सुधार की भी बता देता है कि आप इसको सुधार भी सकते हैं, तरीके बता देता है और हम उसके तरीके से सुधार भी सकते हैं। इस तरह इसमें हिज्जे की गलतियां भी दुरुस्त हो सकती हैं। अब है लिफाफे पर पता लिखना। तो पहले पैगामात को महफूज कर लिया जाता है और उसके बाद लफ्ज टूल्स पर क्लिक करें। जो अभी स्क्रीन आई थी उसके ऊपर कई तरह के मेन्यू आया था, मेन्यू जो बार थी, मेन्यू बार के ऊपर टूल्स नाम का एक मेन्यू बना हुआ है, एक ऑप्शन बना हुआ है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो इससे एक फहरिस्त निकलेगी और उसके अंदर से एनवलप एंड टेबल का ऑप्शन आएगा। एनवलप एंड टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करें, स्क्रीन पर एक खाना दार इस्तफारिया निकल आएगा, यानी एक और विंडो आएगी दूसरी, और उस विंडो में खाने बने होंगे अलग अलग। एक खाना आपको डिलीवरी एड्रेस लिखा हुआ आएगा, इसके ऊपर आपको वो एड्रेस लिखना है जहां खत पाने वाले का, खत को भेजना है आपको, खत पाने वाले का पता लिखना है। फिर रिटर्न एड्रेस जहां लिखा है वहां भेजने वाले का पता लिखा जा सकता है, यानी खुद का, हम किसी को भेज रहे हैं खत तो जिसको खत भेज रहे हैं उसका पता आएगा डिलीवरी एड्रेस वाले खाने में, और जो रिटर्न एड्रेस है यहाँ पर हमारा पता आएगा कि अगर मान लो खत डिलीवर नहीं हुआ तो वापस हमारे खत तक वो घर तक आ जाएगा। और फिर लिफाफे को फीड के हिसाब से ताबे में रखकर प्रिंट कर पीकान लाकर क्लिक कर दिया जाता है। इससे थोड़ी देर में दोनों पते टाइप होकर बाहर आ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें लिफाफे भी लिखने का वक्त नहीं होता, बहुत सारे लिफाफे हमें करने हैं, लिखने हैं और सफाई के साथ लिखने हैं, तो हम उसको टाइप कर लेते हैं। तो टाइप करने के लिए एनवलप एंड टूल वाला जो ऑप्शन है टूल के अंदर, उस ऑप्शन के जरिए हम आसानी से लिफाफों के ऊपर भेजने वाले का और पाने वाले के पते लिख सकते हैं। उर्दू प्रोग्राम में तरीका अमल। उर्दू प्रोग्राम में कंप्यूटर को किस तरह से यूज करना है, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यहां पर दिखाया गया है। तो इन पेज का हमने पहले ही भी बात की थी। इन पेज एक सॉफ्टवेयर है जो विंडोज के माहौल के अंदर चलता है। विंडोज 98 हो, विंडोज 10 हो, विंडोज 11 हो, आप किसी भी विंडो के अंदर इन पेज का यूज कर सकते हैं। बहुत आसान है, और इतना आसान है कि अगर आप एक बार कर लेंगे तो कोई और सॉफ्टवेयर की तरफ आप नहीं जाएंगे। उर्दू टाइपिंग के लिए आप फिर इन पेज के ऊपर ही आएंगे। इन पेज सिर्फ उर्दू टाइप करता है, आपको ये याद रखना है कि उर्दू टाइपिंग सॉफ्टवेयर है ये, और उर्दू टाइपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अखबारात वगैरह जो उर्दू किताबें छपती हैं वो इन पेज के अंदर ही एडिट होती हैं। तो विंडोज 98 के स्क्रीन पर इन पेज नामी प्रोग्राम पर क्लिक करके खोल लें। ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पहले, और फिर विंडोज की आपकी जो डेस्कटॉप है, मेन स्क्रीन है, वहां पर ये आपके शाया होने लग जाएगा, शो होगा। आप डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लें। ये जो ओपन का तरीका भी यहां पर बताया उस तरह से ओपन कर लें। ये MS वर्ड की तरह है, मगर इसमें बाईं तरफ अलामात की लड़ी बनी होती है। जैसे विंडोज के अंदर, MS वर्ड के अंदर हम सीधे टाइप करना शुरू कर देते हैं, इसमें सीधे आप टाइप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको टाइप करने के लिए एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। उस ब्लॉक बना के आप कर्सर वहां रखना पड़ेगा, और उसके बाद उस ब्लॉक पे आपकी टाइपिंग होगी। जैसे ही आप वहां पर ब्लॉक क्लोज का ऑप्शन करेंगे, आपका ब्लॉक क्लोज हो जाएगा और आपके टाइप किया हुआ मवाद वहां पर नजर आने लग जाएगा।
और MS वर्ड में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट टाइप करना शुरू कर देते हैं ओपन करते ही। बस आपको फर्क देखना है ये कि डायरेक्ट टाइप नहीं होगा, यहाँ पर पहले टेक्स्ट का ब्लॉक बनाना पड़ेगा, उस ब्लॉक के अंदर आप अपनी टाइपिंग करेंगे। अगर टाइप करना हो तो सबसे पहले पीकान को मुंतखब कीजिए, फिर जो पहला टूल है उस पर क्लिक करें और कान को लोह पर ले आए, यानी जो बीच का हिस्सा है उसका, वहां पर आप पीकान को खींच कर लाना पड़ेगा, आपको पकड़ कर लाना पड़ेगा। माउस को हिलाकर उसके पीकान को एक सिरे पर ले आए और माउस का बायां बटन दबाते हुए उससे पहले अमूदी तौर पर और फिर इफ्की तौर पर घसीटते हुए देखें कि चौखटा सा बन गया है। आपको स्क्रॉल करते हुए उसको लाना है साइड में, और स्क्रॉल करते हुए आपको, या आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये आपको स्क्रीन नजर आएगी। आप यहां से इसको दबाएंगे और खींचेंगे तो ये आपका चौखटा बड़ा होने लग जाएगा, खाना आपका बड़ा हो जाएगा जहां आप खींचेंगे। तो इस तरह से एक कर्सर आएगा और उसके बाद आप अपनी टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। तो चौखटा सा बन गया है जिसमें 8 काले मुरब्बे बने होते हैं। मुरब्बे यानी चौखटे। इसके अंदर भी अलग अलग चौखटे आपके बने रहते हैं कि जिसके अंदर हम आसानी से टाइप कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये चौखटा उस वक्त भी मुंतखब हालात में है। आप उस वक्त 2 काम कर सकते हैं। काले पर पिकान लाकर बायां बटन दबाकर घसीटने से ये मुरब्बे उस सम पर बड़ा छोटा हो जाएगा जिस सिमत में आप उसे ले जाएंगे, और उसको हस्ब जरूरत छोटा या बड़ा किया जा सकता है। यानी जो निशान मैंने बताया आपको, ये ऐसा छोटा सा निशान यहां पर आएगा इस मुरब्बे के ऊपर, आप इसको खींचकर घसीटते हुए लेकर जाएंगे, बायां बटन दबाते हुए और खींचते हुए लेकर जाएंगे, तो जितना आप खींचेंगे उतना बड़ा होता जाएगा। और उसके बाद आप अंदर क्लिक करेंगे तो ये जो चौखटे हैं ये आपको नजर आने बंद हो जाएंगे और आपका सॉफ्टवेयर टाइपिंग के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बीच में पीकान रखकर बायां बटन दबाकर आप उसको कहीं भी घसीट कर ले जाए, लोह पर रख सकते हैं। इस दरमियान ये छोटा बड़ा नहीं होगा, और आप पीकान को एक सिरे पर लाकर छोटा सा क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर एग्जांपल आपको दिया गया है कि पहले तो इसको बड़ा कर लिया हमने साइड में क्लिक करके, अब जितना हमें चाहिए उतना बड़ा हो गया। अब इसको हमें यहां से उठाकर यहां लाना है, तो इस जगह के ऊपर हमें दूसरा निशान नजर आएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे, दबाएंगे और उसको खींचते हुए इस जगह पर लाएंगे, तो ये पूरा का पूरा चौका खिंचता हुआ यहां पर इस जगह पर आ जाएगा। अब ये बड़ा नहीं होगा, बड़ा होगा यहां पर खींचने से, और उठाकर लेके जाएंगे हम इसको, तो इस तरह से उठकर यहां पर ये आ जाएगा और अपना काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये देखिए कि आपका कर्सर उस मुरब्बे के कोने में सबसे ऊपर झिलमिला रहा है। यहां से आप टाइप कर सकते हैं। वो जो कर्सर आपको नजर आता है वो कर्सर इसमें भी नजर आएगा जो MS वर्ड में नजर आ रहा था। यहां पर ये ब्लिंक कर रहा है, यहां पर झिलमिला रहा है, तो ये काम करने के लिए तैयार है। अंग्रेजी के तख्ता कलीद को उर्दू के तख्ता कलीद में बदला जाएगा। वैसे तो कई तरह के तख्ता कलीद लोगों ने बनाए हैं, लेकिन उसमें सूती यानी फोनेटिक नामी तख्ता कलीद सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि ये अंग्रेजी कलीद की आवाज और उर्दू की आवाजों में मुताबिकत रखता है। तख्ता कलीद का माने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड कहा जा रहा है। ब्लैक बोर्ड के जो स्विच होते हैं, जो बटन होते हैं, वो टाइपिंग के काम आते हैं। हमारे पास जो कीबोर्ड होते हैं वो इंग्लिश कीबोर्ड होते हैं और हमें टाइप करना है उर्दू, तो हम या तो उर्दू कीबोर्ड जो होते हैं उसको याद करें, और याद करना नहीं चाहते तो हम फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड कर लें हमारे कंप्यूटर के अंदर। वो क्या करेगा, वो अंग्रेजी के लफ्ज को हूबहू उर्दू में तब्दील कर देगा। जैसे ए को अलिफ बना देगा, बी को बे बना देगा, टी को ता बना देगा, एस को से बना देगा। इस तरह से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फोनेटिक कीबोर्ड होते हैं और उसकी आवाजें अंग्रेजी आवाजों जैसे ही इस्तेमाल होती है। जैसे अंग्रेजी है वैसे ही उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। यहां पर दी गई है कि फोनेटिक कीबोर्ड में हम ए दबाएंगे तो अलिफ लिखेगा, बी दबाएंगे तो ब लिखेगा, एस दबाएंगे तो सीन लिखेगा, वगैरह वगैरह। यानी ऐसे पूरे के पूरे लफ्ज वहां पर, हर्फ वहां पर टाइप हो जाएंगे और आप उससे अपने जुमले टाइप कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तख्ता कलीद की मुकम्मल शक्ल ये है जो आप देख रहे हैं, और उसके खानों में कहीं कहीं 2 हरफ लिखे हैं, मसलन क च त ट स स। कई बार ऐसे कीबोर्ड हम देखते हैं कि हमें एक ही कीबोर्ड के ऊपर 2 लफ्ज नजर आ रहे हैं, स्वाद और सीन एक जगह नजर आ रहे हैं, ट और ते एक जगह नजर आ रहे हैं, चे और काफ एक जगह नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही की से ये 2 चीजें आ सकती हैं। कैसे? एक तो आती है शिफ्ट के साथ दबाकर, और एक आती है बगैर शिफ्ट दबाए। यानी फोनेटिक कीबोर्ड के ऊपर आप बगैर शिफ्ट दबाए अगर के दबाएंगे तो वहां पर काफ लिख देगा वो, और शिफ्ट के साथ आप दबाएंगे तो वहां पर वो चा लिखेगा। बगैर शिफ्ट दबाए आप ते लिखेंगे, टी लिखेंगे तो वो ते लिख देगा, और शिफ्ट के साथ आप टी दबाएंगे तो वो टे लिखेगा। बगैर की दबाए आप एस दबाएंगे तो वो सीन बना देगा,
और अगर आप शिफ्ट के साथ सी दबाएंगे, एस दबाएंगे तो वो स्वाद टाइप करेगा। तो इस तरह से फोनेटिक कीबोर्ड से हम उर्दू के हर्फ को टाइप कर सकते हैं, उसके जरिए हमारे लफ्ज बना सकते हैं, जुमले बना सकते हैं। ये वो हरूफ हैं जो शिफ्ट के कलीद दबाकर अगर दबाए जाएं तो ऊपर का हर्फ टाइप होगा। यानी जो मैंने आपको मिसाल बता दी कि शिफ्ट के साथ के दबाएंगे तो खे टाइप होगा, एस दबाएंगे तो स्वाद, और शिफ्ट के साथ हम के दबाएंगे तो काफ टाइप होगा। तो ये तरीके हैं, इस तरीके से हम शिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए कीबोर्ड के अंदर मौजूदा सारे लफ्जों को टाइप कर सकते हैं, सारे हरफों को टाइप कर सकते हैं। यानी जो तरकीब हम अंग्रेजी में बड़े हरूफ टाइप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको भारी सूरती हरूफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और शिफ्ट के साथ हम जब ओरिजिनल कीबोर्ड में टाइप करेंगे तो वो कैपिटल और स्मॉल लेटर के अंदर तब्दीली करता है। अब यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल का चक्कर नहीं है उर्दू के अंदर, तो हम सिर्फ कीबोर्ड के जरिए दूसरे हरफों को लेने के लिए कोशिश करेंगे। दूसरी यह है कि जब आप किसी लफ्ज को टाइप करेंगे तो उसके हरूफ दबाने के बाद जगह यानी स्पेस की कलीज जरूर दबाएंगे ताकि वो हरूफ जुड़ने बंद हो जाएं, वरना वो जुड़ते ही रहेंगे। अब उर्दू के हरूफ हमारे क्या होते हैं कि अगर स्पेस नहीं दें तो आपस में वो जुड़ जाते हैं कीबोर्ड के अंदर। तो जब भी हम उर्दू के ऊपर टाइप करें, या हमें खास ख्याल रखना है कि जहां स्पेस देना है उस जगह के ऊपर हम स्पेस देते रहें, वरना अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो हमारा पूरा का पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा। सारा जो टाइप किया हुआ मामला है, हमारा सारा टाइपिंग है, वो सारी की सारी खराब हो जाएगी। मिसाल यहां पर दी गई है कैसे खराब हो जाएगी। मान लो हम टाइप कर रहे हैं काफ मीम अलिफ लाम कमाल, फिर हमें स्पेस देना है, स्पेस दे रहे हैं हम, उसके बाद है और है, कमाल है, स्पेस दे दिया, स्वाद अलीफ है बीम, साहब टाइप कर दिया, फिर स्पेस दे दिया। अब हम जब इसको देखेंगे तो क्या लिखा गया है, कमाल है साहब। लेकिन अगर हम ये स्पेस नहीं देते, ये जो स्पेस नजर आ रहे हैं, अगर हम इस स्पेस को देना भूल जाएं तो क्या होगा, पता नहीं क्या समझ में आ रहा है, कमालिया साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इससे हमारा जो है लफ्ज खराब हो जाएंगे, हमारे जुमले खराब हो जाएंगे और फिर वो समझ में नहीं आएंगे। तो जिस जगह पे जरूरी है वहां पर हम स्पेस देते रहें, वरना हमारे जो लफ्ज हैं, हमारे जो हर्फ हैं, वो आपस में जुड़ जाएंगे। तीसरी बात जो ध्यान में रखने वाली है वो हरूफ का खत और उसका साइज। यहां नूरी नस्तालिक लिखा है और उसके सामने वाले खाने में 12 नंबर लिखा है। यहां पर जो एग्जाम्पल आपके दिया गया है नूरी नस्तालिक, क्योंकि हम इन पेज के ऊपर टाइप कर रहे हैं, और नूरी नस्तालिक उर्दू फॉन्ट है जो बहुत अच्छी उर्दू टाइप करता है, बहुत सफाई के साथ उर्दू टाइप करता है। किताबों वगैरह में नूरी नस्तालिक ही इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जमील नूरी आता है, तो वो भी बहुत अच्छा फॉन्ट है। हमारा जो आपको फॉन्ट नजर आ रहा है ये जमील नूरी फॉन्ट के अंदर उर्दू टाइप की गई है। और भी कई फॉन्ट बाजार के अंदर मौजूद हैं, ऑनलाइन मौजूद हैं, आप उनको देखें और उनके बारे में भी आप जानकारी हासिल करें। साइज वाले कॉलम से उसको छोटा या बड़ा किया जा सकता है, जितना चाहे उतना उसको मोटा कर लें, जितना चाहे उतना उसको बारीक कर लें, ये हमारी जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 12 के ऊपर हमने टाइप किया और हम नहीं चाहते 12, तो हम 14 का साइज ले लें, 16 का ले लें, 18 का ले लें, 72 का ले लें। जितना बड़ा साइज हम लेना चाहें वो साइज हम ले सकते हैं। अगर हमें उर्दू टाइप करते करते एक चीज और यहां पर नहीं जोड़ दी है, उर्दू टाइप करते करते अंग्रेजी लिखनी हो तो कंट्रोल प्लस स्पेस दबाने से अंग्रेजी टाइप होना शुरू हो जाती है और दोबारा उसे दबाने से उर्दू शुरू हो जाती है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि बीच बीच के अंदर इंग्लिश का खूब इस्तेमाल हुआ है। ये कंट्रोल स्पेस ये भी इंग्लिश के अंदर है, पीछे यहां पर स्पेस दे रखा है, और भी कई चीजें हैं। नूरी नस्तालिक ये इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है। कैसे लिखे बीच बीच में, बार बार फॉन्ट चेंज करें? नहीं, यहां पर आसान तरीका बताया गया है कि आप कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे तो आपका इंग्लिश फॉन्ट यहां पर सिलेक्ट हो जाएगा और इंग्लिश टाइप होनी शुरू हो जाएगी। जब आपका मुकम्मल हो गया कि अब इंग्लिश नहीं दोबारा उर्दू करनी है, तो फिर से आप कंट्रोल और स्पेस का बटन एक साथ दबा दें तो आपकी फिर से उर्दू टाइप होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से आप वहां पर कंप्यूटर के ऊपर आसानी से उर्दू टाइप कर सकते हैं। यहां पर हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। इस सबक के अंदर हमने कंप्यूटर के अज्जा के बारे में जाना, कंप्यूटर के इस्तेमाल के बारे में जाना, कंप्यूटर पर काम किस तरह से करा जाता है, किस तरह से उसके सॉफ्टवेयर काम करते हैं, कौन कौन से उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में हमने जाना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जुज जो MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, शेड्यूल वगैरह जो हैं उनके बारे में हमने जाना। और उसके बाद मुख्तसर जानकारी यहाँ पर इन पेज के बारे में भी दे रखी है। इन पेज उर्दू टाइपिंग के अंदर काम आता है, उर्दू सहाफत के अंदर, उर्दू अखबारात में, किताबों वगैरह छापने के अंदर इन पेज का ही हम इस्तेमाल करते हैं।
इन मालूमात से हमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है अगर हम इसको बहुत तवज्जो से पढ़ेंगे, बहुत समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इम्तिहान के ज़रिए नज़रिए से भी देखें तो बहुत ज़रूरी है, और अगर हम मुआशी ज़रिया इसको बनाना चाहें, तो हम अपने इसको रोज़ी-रोटी का ज़रिया भी बना सकते हैं। बहुत कम उर्दू टाइप करने वाले होते हैं। उर्दू तख्ता-ए-कलीस से, उर्दू कीबोर्ड से जानकार आपको कम मिलते हैं। तो सबक हमारा मुकम्मल हो गया है, और अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाज़िर रहूँगा। अलविदा।